भूत का दूध पीने वालों को पता है, भूत का दूध और इंसान का दूध अलग होता है। भूत का दूध इंसान के शरीर की एनर्जी को दबा देता है, जिससे भूतों को लगता है कि तुम भी उन्हीं की तरह हो। लेकिन मैंने फिर भी यकीन नहीं किया। ये साबित करने के लिए कि इंसान का दूध भूत के दूध से बेहतर होता है, मैं एक भूतिया क्लास में घुस गया और एक भूत औरत से उसका दूध मांग लिया। लेकिन उस भूत औरत ने सिर्फ मना ही नहीं किया, बल्कि आधी रात को खुद आकर मुझे दूध भी पिला दिया। लेकिन इस वजह से मुझ पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी, क्योंकि उस भूत टीचर ने मेरा नाम लिख लिया था। एक साधु ने बताया कि बचना है तो क्लास में पढ़ते रहो जब तक पास ना हो जाओ। ये सुन के मैं घबरा गया और बोला कि मैं क्लास में नहीं जाऊंगा, क्या वो लोग घर आ सकते हैं? साधु ने बोला, टीचर ने तुम्हारा नाम लिख लिया है, अब वो तुम्हें अपनों में से एक मानती है। अगर आज तुम क्लास में नहीं गए तो वो टीचर खुद तुम्हें लेने आएगी। बचना है तो क्लास में बैठो। ये सुन के मुझे गुस्सा आ गया और मैं साधु को गालियां देने लगा। लेकिन साधु ने एक डिब्बा निकाला और बोला कि रात को इसे पानी में घोल के पी लेना, पीने के बाद इसे मत फेंकना, ये 10 बार इस्तेमाल हो सकता है, रोज एक बार। इससे तुम्हें ठंडक बनी रहेगी और भूत तुम्हें अपना साथी समझेंगे, नहीं तो मुसीबत होगी। साथ ही उसने हमसे 10,000 रुपए लिए और जाने लगा। जाते जाते बोला कि आज रात सावधान रहना, क्योंकि तुम्हारे साथ आई भूत औरत आम नहीं है। क्या तुमने उसके साथ कुछ गलत किया है जो वो तुम्हारे पीछे पड़ गई है? और हाँ, उनसे बात मत करना वरना मुश्किल हो जाएगी। साधु की बात सुन के मैं डर से कांपने लगा और मन ही मन पछता रहा था कि मैंने भूत का दूध पीने की हिमाकत क्यों की। रात को मैंने साधु वाला डिब्बा खोला, उसमें से एक गोली निकाली और पानी में घोल के पी लिया। भले ही वो चीज देखने में बहुत घिनौनी थी, लेकिन जान बचाने के लिए मैंने पी लिया। जब रात के 12 बज रहे थे तभी मेरे कंधे पर खून की एक बूंद गिरी। मैंने कंधा देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि भूत टीचर मेरे पीछे खड़ी थी। वो भूत टीचर हंसी और धीरे से झुकी। मैं तो डर के मारे पसीना पसीना हो गया। जल्दी से मुंह ढक लिया और आवाज निकालने से भी डर रहा था, क्योंकि भूतों की आवाज इंसानों से अलग होती है। अगर बोल दिया तो मुसीबत। भूत टीचर ने देखा मैं चुप हूँ तो जोर से डांटा, क्लास के टाइम में भागकर गेम खेल रहा है, मेरे साथ चल। इतना कह के उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे झाड़ियों के बीच से ले जाकर उस भूतिया क्लास में पहुंचा दिया। टीचर ने मेरी सीट दिखाकर बैठने को बोला। मैं कांपता हुआ अपनी सीट पर बैठ गया। तभी एक भूत औरत जल्दी से आई और माफी मांगने लगी। माफ करना सर, ये बहुत शैतान है। इतना कह के उसने अपने भूत बच्चे को पकड़ा और फिर से अपने अंदर धकेल दिया। ये देख के मेरे तो होश उड़ गए। अरे ये तो उसे वापस अपने अंदर डाल रही है। भूत औरत ने देखा मैं उसे घूर रहा हूँ तो शर्माते हुए हंस दी। लेकिन तभी पीछे से टीचर की आवाज आई, क्या हंस रही है, क्लास में खलल डाल रही है। और फिर टीचर ने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। उस भूत औरत की आंख निकलकर मेरे पैरों के पास जा गिरी। मैं डर के मारे पैर उठा लिया, लेकिन उस भूत औरत ने झट से वो आंख उठाई और वापस अपनी जगह पर रख ली और मुझे देखकर हंसने लगी। जब टीचर वापस क्लास लेने लगी तभी उस भूत औरत के नीचे से वो भूत बच्चा निकला और उसकी माँ से लिपटकर दूध पीने लगा। ये अजीबोगरीब नजारा देखकर मेरी तो रूह कांप गई। तभी बाहर मुर्गे के बांग देने की आवाज आई और देखते ही देखते टीचर और सारे बच्चों के चेहरे पीले पड़ गए। फिर टीचर ने बोला क्लास खत्म, और अगले ही पल मैं अजीब तरीके से अपने घर वापस आ गया। मैं सोच ही रहा था कि क्या ये क्लास मुर्गे के बांग देने के बाद गायब हो जाती है। तभी साधु का फोन आ गया। वो बोला पता चल गया उस क्लास का राज। पहले उस स्कूल में आग लग गई थी जिसमें एक क्लास के सारे बच्चे मर गए थे, लेकिन वो आग से नहीं मरे थे बल्कि जहर खाने से मरे थे। लेकिन बाद में स्कूल ने इस बात को दबा दिया, इसलिए उनके मन में बहुत गुस्सा है। अगर ये मामला सही से नहीं सुलझा तो तुम्हारी जान पर बनाएगी। ये सुन के मैं घबरा गया और उससे पूछा अब क्या करूं। साधु ने बोला उस क्लास के सारे बच्चे नहीं मरे थे, एक बच्चा जिंदा है। अब उसके पास जाकर ही कोई सुराग मिल सकता है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में उस बच्चे का कोई डेटा नहीं है, इसलिए तुम्हें उन भूतों से उसके बारे में पूछना होगा। ये सुन के मुझे गुस्सा आ गया। पूछूं कैसे? उस क्लास में मैं बोल भी नहीं सकता, फिर कैसे पूछूंगा? साधु बोला चिट्ठी लिखकर पूछ लेना। उसकी ये बात सुन के मुझे थोड़ी अजीब लगी, इसलिए मैंने जल्दी से बात बदली और पूछा कि उसने मुझे कल जो काली गोली दी थी वो क्या थी। साधु ने बोला वो जन्म से अंधे लोगों की मरने के बाद निकाली हुई आंख है। वो जन्म से अंधे होते हैं, इसलिए उनमें ठंडक बहुत होती है। ऐसे अंधे लोग मिलते कम हैं, इसलिए मैंने तुमसे कम पैसे नहीं लिए थे। टीचर ने मुझे क्लास में बुलाया और मेरे तो पसीने छूट गए, क्योंकि पूरी क्लास के सारे बच्चे भूत थे। अगर मैंने एक भी शब्द बोल दिया तो वो मुझे फाड़ खाएंगे। मैंने भूत का दूध पीने की हिमाकत की थी, जिससे भूत टीचर ने मेरा नाम लिख लिया और वो मुझे अपना साथी समझने लगी। साधु ने कहा था कि बचना है तो उस भूत औरत से बात करके पता लगाना होगा कि उस क्लास के सब कैसे मरे, तभी उनका गुस्सा शांत होगा। अपनी जान बचाने के लिए मैं फिर से उस क्लास में गया। सीट पर बैठने के बाद मैंने एक चिट्ठी लिखी और बगल में बैठी भूत लड़की को दे दी। उस भूत लड़की ने चिट्ठी ली और देखी, फिर उस पर कुछ लिखा और मुझे वापस कर दी। मैंने चिट्ठी खोलकर देखी तो उस पर वही लिखा था जो मैं जानना चाहता था। मुझे यकीन नहीं हुआ कि इस तरह चिट्ठी लिखकर भूतों से बात की जा सकती है। मैंने सोचा अब उससे थोड़ा दूध और मांग लूं, लेकिन जैसे ही मैंने चिट्ठी लिखनी शुरू की अचानक सारे बच्चे किसी चीज से डरने लगे। फिर देखा कि क्लास में आग लग गई, लेकिन टीचर और सारे बच्चे वहीं खड़े रहे और आग में जलते रहे। उनकी चीखें सुन के मैं डर के मारे कांप रहा था। सोच रहा था कि कहीं मुझे भी आग में न जलना पड़े। लेकिन फिर मैंने देखा कि उस आग में कोई गर्मी नहीं थी। मुझे बिल्कुल गर्म नहीं लग रहा था, जैसे आग हो ही नहीं। तभी मेरी बगल वाली भूत लड़की जलने लगी और दर्द से चीख रही थी। ये देख के मुझे बहुत दुख हुआ। क्या ये उनके मरने के वक्त का नजारा दोबारा दिखाया जा रहा था? उस भूत लड़की को ऐसे तड़पता देख मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपनी जैकेट उतारी
और उसके ऊपर डाल दी और बोला, डर मत, मैं हूं ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा। बस फिर क्या था, उस भूत लड़की को पता चल गया कि मैं इंसान हूँ। मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है। साधु ने साफ कहा था कि क्लास में बोलना नहीं है, लेकिन मैं भूल गया था। तभी वो भूत बच्चा मेरी तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही वो मुझे काटने वाला था, मेरी बगल वाली भूत लड़की ने उसे पकड़ लिया। उसने न सिर्फ मुझे खाया बल्कि मुझे थैंक यू भी बोला। फिर कुछ देर बाद टीचर ने उठकर कहा, बस हुआ, सब अपनी सीट पर बैठ जाओ। जब मैं दोबारा सीट पर बैठा तो देखा कि वो भूत औरत फिर से अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। मैंने जल्दी से फोन निकाला और कहानी पढ़ने लगा ताकि उधर ना देखूं। अचानक बगल से चबाने की आवाज आई। फिर देखा कि उस भूत बच्चे के मुंह में खून से सना हुआ मांस का एक टुकड़ा था। भूत लड़की ने बोला, ये उसने तुम्हारे लिए दिया है। मैं हैरान था कि ये मांस का टुकड़ा मैं क्या करूंगा। देखने में बहुत गंदा था, लेकिन इससे पहले कि मैं पूछ पाता कि ये क्या काम आएगा, मुर्गे की बांग सुनाई दी और मैं वापस झाड़ियों में आ गया। मैंने तुरंत साधु को फोन लगाया और पूछा कि ये मांस का टुकड़ा किस काम का है। साधु ने सुना तो मुझे गालियां देना शुरू कर दिया, कितना बेवकूफ है, भूतों की चीज ली नहीं जाती, मैं अब वहां नहीं पहुंच सकता, तू जल्दी से। बात अधूरी थी कि फोन में किरकिरी की आवाज आई और कट गया। ये पंडित क्या कर रहा है, अभी बहुत सुबह है, हॉस्टल भी नहीं जा सकता, चलो किसी होटल में आराम कर लेते हैं। फिर मैंने पास में एक होटल देखा और कमरा ले लिया। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि मैंने देखा कि भूत औरत मेरे बिस्तर पर बैठी मेरा इंतजार कर रही थी। वो बोली, तुम्हारे पास मेरी चीज है। मैं सोच में पड़ गया, क्या ये मांस की वजह से मुसीबत आई है? शायद साधु की वो अधूरी बात यही थी कि भूत तुम्हारे शरीर के इस मांस के टुकड़े का इस्तेमाल करके उस क्लास से भागना चाहती है। अगर तुम सूरज निकलने तक जिंदा रहे तो ठीक, वरना आज ही तुम्हारा काम तमाम। अब मैं उस भूत औरत को देख रहा था। उससे पूछा, तुम आखिर चाहती क्या हो? भूत औरत बोली, तुम्हारे पास मेरी चीज है, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आई। इतना कह के उसने अचानक कैंची निकाली और एक झटके में उस भूत बच्चे की नाल काट दी जो उससे जुड़ी हुई थी। नाल कटते ही वो भूत बच्चा खिड़की तोड़कर भाग गया। ये देख के मैं घबरा गया, क्योंकि उस क्लास में वो भूत बच्चा केवल अपनी माँ का दूध पी के जिंदा रहता था, इसलिए वो उससे अलग नहीं हो सकता था। अब अगर वो बाहर भाग गया तो जरूर किसी इंसान को खाएगा। मैंने उसे पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन भूत औरत ने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर उसने मुझे धक्का देकर बिस्तर पर पटक दिया और एक हाथ से मेरा गला दबा लिया। मैं डर के मारे पसीने से लथपथ हो गया और पूछा, तुम क्या करना चाहती हो? भूत औरत ने होंठ चाटे और बोली, तुम ही बताओ। फिर वो झुकी और मेरे मुंह से सांस खींचने लगी। मुझे लगा जैसे मेरी ताकत खत्म हो रही है और मेरे शरीर से कुछ निकल रहा है। बेहोशी से पहले मैंने आखिरी ताकत से कहा, नहीं प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी मदद की थी ना। ये सुन के भूत औरत की आंखें खुल गईं। वो मेरे ऊपर से उतर गई और जल्दी से हाथ हिलाकर बोली, माफ करना, मैंने जानबूझकर नहीं किया। फिर उसने मेरा सिर उठाया और अपनी छाती से लगा लिया। मैंने बिना सोचे समझे दूध पी लिया और तुरंत होश में आ गया। खांसते हुए मैंने पूछा कि क्या तुमने मुझे अभी भूत का दूध पिलाया है? भूत औरत ने थोड़ा नाराज होकर कहा, मुझे तू तू करके मत बुला, मेरा नाम छोटी है, छोटी वाली छोटी। इतना कह के वो गायब हो गई। तभी साधु का फोन आया। वो हैरान था कि मैं जिंदा हूँ। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? साधु ने बोला, भूतों की चीज नहीं लेनी चाहिए, लेकर तो समझो उसने तुम्हें अपना लिया, इसलिए मरे हुए लोगों की चीजें जला दी जाती हैं। ऊपर से तुमने तो उसका एक टुकड़ा ही रख लिया। अब तुम कैसे हो? मैंने बताया, लगता है वो मुझे मारना नहीं चाहती। उस बच्चे के बारे में जानकारी मिल गई, अब आगे क्या करना है? साधु बोला, करना क्या है खुद जाकर देखो। ये सुन के मुझे गुस्सा आ गया, ये पंडित कितना बेकार है। फिर मैं झांग गांव जाने के लिए नाव पर बैठा, लेकिन नाव वाले ने जब सुना कि मुझे झांग गांव में झांग जिहाव से मिलना है तो उसने चप्पू रोक लिया और बोला, वहां मत जाओ, वो जगह साफ नहीं है और झांग जिहाओ तो 10 साल पहले ही मर चुका है। ये सुन के मैंने जल्दी से पूछा, वो कैसे मरा? नाव वाले को कुछ कहते हुए झिझकते देख मैंने जेब से 100 रुपए निकाल के उसके हाथ में दिए। उसने पैसे लेने से मना कर दिया। मैंने और 100 रुपए निकाल दिए। उसने खांसते हुए पैसे लिए और बोला, 10 साल पहले उसके घर में आग लग गई थी। जब गांव वाले वहां पहुंचे तो झांग जिहाओ जल चुका था और उसके बाद से गांव वालों ने देखा कि रात के वक्त उसके घर के पास से गुजरते हैं तो झांग जिहाओ अपने घर में बैठा दिखता है। कितना डरावना है ना, इसलिए मैं कहता हूँ तुम वहां मत जाओ, अच्छा नहीं है। मैंने कुछ देर सोचा और फिर हिम्मत करके बोला, कोई बात नहीं, मुझे वहां ले चलो। मुझे भूतों पर यकीन नहीं। मेरी ऐसी जिद देख के नाव वाले को मानना पड़ा और वो मुझे ले गया। लेकिन जैसे ही मैं झांग जिहाओ के घर के सामने पहुंचा, मुझे लगा जैसे मेरे पीछे कोई है। पीछे मुड़ के देखा तो भूत औरत छोटी थी। मैं बोला, तुम मुझे डरा दिया, क्या अब ये मांस का टुकड़ा जहां रहेगा तुम भी वहीं रहोगी? भूत औरत छोटी ने हाँ में सिर हिलाया। ये सुन के कि मैं आज रात यहीं रहूंगा, वो मुझे जल्दी से बगल के झाड़ियों में ले गई और बोला, ये जगह रात को बहुत खतरनाक है, अगर मदद चाहिए तो मुझे बताना, मुझे टीवी दिखाना। मैंने सोचा अगले 2 दिन मुझे किराए पर घर लेना है, तो मैंने हाँ कर दी। मेरी हाँ सुन के उसने बिना कुछ कहे अपने कपड़े खोल दिए और मुझे जबरदस्ती भूत का दूध पिला दिया, क्योंकि भूत का दूध शरीर के तेज को दबा देता है और भूत तुम्हें अपना साथी समझते हैं, तो झांग जिहाओ का भूत तुम्हें नहीं पहचान पाएगा। लेकिन ये सब देख के मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मेरी हालत खराब हो गई। तभी भूत औरत ने पसीने से तर होते हुए कहा, वो आ गए। मैंने उसकी बताई दिशा में देखा, एक आदमी दूल्हे के कपड़े पहने दरवाजे पर खड़ा था। मैं और भूत औरत पास गए तो देखा वो झांग जिहाओ ही था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसे फांसी पर लटकाया गया था। लेकिन नाव वाले ने तो बताया था कि वो जलकर मरा था। क्या उसकी हत्या की गई थी? मैंने उससे पूछा, झांग जिहाओ तुम यहाँ कैसे मरे? उस दिन क्लास में आग लगी थी, तुम्हें इसके बारे में पता है? उसने जवाब नहीं दिया तो मैंने साधु को फोन
फोन लगाया और बताया कि झांग जिहाओ को फांसी लगी है, लेकिन मैं कितना भी पूछूं वो बोलता ही नहीं। क्या करूं? साधु ने बोला उस पर थूक दो, क्योंकि भूत इंसान की थूक से डरते हैं। मैंने तुरंत झांग जिहाओ पर थूका। थूक लगते ही उसके शरीर में आग लग गई, लेकिन वो सिर्फ दर्द से तड़प रहा था, आवाज नहीं निकाल रहा था क्योंकि उसकी जीभ कटी हुई थी। ये देख के मैं डर के मारे चिल्लाया और जमीन पर गिर पड़ा। भूत औरत ने पास जाकर देखा और बताया कि उसकी जीभ जिंदा होते ही काट ली गई थी और फिर उसे यहाँ लटका दिया गया। ये सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी भूत औरत को कोई आवाज सुनाई दी। उसने डरते हुए मेरा हाथ पकड़ा और झाड़ियों में छिप गया। थोड़ी देर में भूतों की एक टोली शहनाई बजाते हुए एक ताबूत उठाकर झांग जिहाओ के दरवाजे के सामने आई। फिर ताबूत का ढक्कन खुला और उसमें से एक सूखा हाथ बाहर निकला। फिर लाल दुल्हन के कपड़े पहने एक भूत औरत ताबूत से उठकर बैठ गई। वो झांग जिहाओ के भूत के पास गई और उस पर से सांस खींचने लगी। फिर अजीब बात हुई, उस बुढ़िया भूत की त्वचा जवान होने लगी और उसके बालों में कालापन आने लगा। ये क्या हो रहा है? क्या ये भूतों से एनर्जी खींच रही है? 10 मिनट बाद वो बुढ़िया भूत एक जवान औरत में बदल गई। उसने संतुष्ट होकर झांग जिहाओ को खींचकर ताबूत में डाल लिया। आगे का दृश्य आपको पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैं देख लेता हूँ। अरे आजकल के भूत इतने खुले विचारों वाले हो गए हैं, ऐसी जगह पर बिल्ली चूहे वाला खेल खेल रहे हैं। आधे घंटे बाद वो भूत औरत संतुष्ट होकर झांग जिहाओ के भूत का हाथ पकड़कर चली गई। मैंने सोचा अब ये उसे ले जाएगी। मैं घबरा गया और छोटी से मदद मांगना चाहता था, लेकिन उसे कांपते देख मैंने हिम्मत नहीं की और साधु को एक मैसेज भेज दिया। साधु ने जवाब दिया कि ये भूत तुम्हारे बस की नहीं है, अब और मत पूछताछ करो, मैं कोई और रास्ता सोचता हूँ। इसलिए मैं उसे घर दिखाने ले गया, लेकिन पैसे कम होने के कारण मैंने सबसे सस्ता घर चुना। ब्रोकर ने बोला उस घर में एक आदमी मरा है, वहां मत रहना, वो जगह साफ नहीं है। ये सुन के मैं थोड़ा घबरा गया। सोचा अगर उसमें आदमी मरा है तो शायद भूत होगा, लेकिन फिर सोचा इतना सस्ता घर छूटेगा नहीं, और मैं तो पहले ही एक भूत के साथ रह रहा हूँ, नए भूत से डरना कैसा? दो हो जाएंगे तो अकेले से लड़ना आसान होगा, और अगर वो भूत औरत हुई तो मैं उसे अपना लूंगा। ये सोच के मैंने कहा मुझे इस बात का डर नहीं है, और ब्रोकर से कहा कि मकान मालिक से बात करा दे। लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए मैंने साधु से लकड़ी की तलवार खरीद ली। हालांकि ये तलवार पुरानी नहीं थी, लेकिन छोटे मोटे भूतों के लिए काफी थी। फिर मैं भूत औरत को घर दिखाने ले गया। 2 मिनट बाद तय जगह पर पहुंचे। मकान मालिक मुझे ऊपर ले गया, बोल रहा था कि ये कमरा बहुत अच्छा है और रात में शांति भी है। मुझे सब पता था, मैंने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। मैंने छोटी से धीरे से पूछा यहाँ कोई भूत है? पता है? छोटी ने सिर हिलाया और बोली हाँ एक भूत है, लेकिन उसकी ताकत ज्यादा नहीं है। ये सुन के मैं निश्चिंत हो गया और मकान मालिक के साथ दूसरी मंजिल पर चला गया। लेकिन जैसे ही उसने कमरे का दरवाजा खोला मैं देखता रह गया, क्योंकि बिस्तर पर एक औरत नाइटी पहने टीवी देख रही थी। मकान मालिक को भी थोड़ा अजीब लगा। उसने सिर खुजलाते हुए कहा कि शायद पिछली बार किसी को कमरा दिखाने आया था तब टीवी बंद करना भूल गया। लेकिन मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि मकान मालिक उसे नहीं देख पा रहा था, मतलब बिस्तर पर जो है वो भूत है। मैंने सोचा उसे नाराज न करूं, इसलिए मैंने भी न देखने का नाटक किया और मकान मालिक के साथ बातचीत करके कागजात पर साइन कर दिए। मकान मालिक के जाने के बाद छोटी और उस लाल कपड़े वाली भूत औरत टीवी के रिमोट को लेकर लड़ने लगी। मुझे गुस्सा आ गया। चुप करो, क्या लड़ रही हो? ड्राइंग रूम में एक और टीवी है ना। ये सुन के लाल कपड़े वाली भूत ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और बोली तू मुझे देख सकता है तो तू यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। ये कह के वो मुझ पर झपटी। मैंने डर के मारे लकड़ी की तलवार निकालकर सामने कर ली। थोड़ी देर बाद मैंने और छोटी ने मिलकर उसे सबक सिखाया। फिर वो मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गई। मैंने कहा तुम अचानक मेरे घर में आ गई और मुझसे लड़ रही हो, कोई कानून नहीं है। उसने कहा तुम भूत हो और इंसानों से कानून की बात कर रहे हो, और ये घर अब तुम्हारा नहीं है। ये सुन के वो रोने लगी। भूत हूं तो क्या हुआ, भूतों का भी कोई हक नहीं, और यहाँ से जाऊं तो कहाँ जाऊं? उसे ऐसे रोता देख मैंने उसे रहने दे दिया, बशर्ते वो मुझे परेशान ना करे। अब हम तीनों अच्छे से रहेंगे। लेकिन जब मैं नहा रहा था और शैम्पू लगा रहा था, तभी एक हाथ ने मुझे पकड़ लिया। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो छोटी थी। वो तौलिया लपेटे हुए मीठी आवाज में बोली क्या मैं तुम्हारे साथ नहा सकती हूँ? फिर वो मेरे सीने से लग गई और पूछा आराम आया? मैंने नीचे देखा तो मेरे होश उड़ गए। छोटी की जगह झांग जिहाओ का भूत था। दूल्हे के कपड़े पहने, गले से खून बह रहा था। वो बोल रहा था तू बच नहीं सकता, बच नहीं सकता। मैं जल्दी से नहाने से बाहर भागा और अपनी तलवार लेने गया। लेकिन जब बाहर निकला तो मैं हैरान रह गया। मैं अब कमरे में नहीं बल्कि एक जंगल में था। ये जगह देखी हुई लग रही थी। ये तो वही झांग गांव था। मैं डर के मारे वहीं बैठ गया और पीछे मुड़कर देखा। झांग जिहाओ, तू मुझे क्यों परेशान कर रहा है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरी बात सुनते ही झांग जिहाओ की गर्दन टूटकर अलग हो गई और उसका सिर लुढ़कता हुआ मेरे पैरों के पास आ गया। उसके मुंह से आवाज आ रही थी बदला मेरा सिर नहीं है। ये देख के मैं डर के मारे कांप रहा था। उससे पूछा तू आखिर क्या चाहता है? मैं हैरान था कि इतनी दूर होने के बाद भी झांग जिहाओ मुझे कैसे मिल गया। झांग जिहाओ बोला मैं तुझे मार डालूंगा। मैं डरा हुआ था, लेकिन मुझे कुछ अजीब लगा। कल झांग गांव में उसे महसूस कर पा रहा था, लेकिन अब बिल्कुल नहीं कर पा रहा, और वो बार बार मुझे मारने की धमकी दे रहा था, लेकिन कर कुछ नहीं रहा था। क्या ये सब सपना है? ये सोच के मैं उठा और उस पर चिल्लाया आगे आ, मुझे मार के दिखा। ये सुन के झांग जिहाओ वहीं रह गया। फिर मेरे सामने का नजारा बदलने लगा और कुछ रोशनी दिखी। जब मैंने आंखें खोली तो अपने कमरे के सोफे पर था। छोटी हैरानी से मुझे देख रही थी। पता चला कि दोनों भूत बाहर टीवी देख रहे थे। तभी बाथरूम से जोर की आवाज आई। उन्होंने अंदर देखा तो मैं बाथरूम में गिरा पड़ा था। उन्होंने कितना भी जगाने की कोशिश की
मैं नहीं उठा। छोटी ने पूछा क्या हुआ था। मैंने सब बता दिया। उसने कहा ये तो भूत का जाल है, वो तुम्हें सपने में डराकर मारना चाहता था, तुम बच गए। वो तुम पर ऐसा जाल डाल सकता है, मतलब वो पास ही है। तुम जानते हो भूत इंसान की थूक से क्यों डरते हैं? क्योंकि इंसान की थूक में शरीर की गर्मी होती है। आम भूत थूक लगने से जल जाते हैं, लेकिन रात को कभी मत थूको। किसी पर थूक दोगे तो पिटोगे, भूत पर थूक दोगे तो मुसीबत में पड़ोगे। मैंने गलती से एक भूत पर थूक दिया था, उसने मुझ पर जाल बिछाकर मारना चाहा। साधु ने बताया कि बचना है तो रात के 12 बजे से पहले उस भूत की लाश ढूंढ लो। भूत अगर तुम पर जाल डाल रहा है तो उसकी लाश तुमसे ज्यादा दूर नहीं होगी, 20 मीटर के अंदर होगी। लाश मिलने पर उस पर काले कुत्ते का खून डाल दो, उसका भूत मर जाएगा। साधु की बात सुन के मैंने छोटी से लाश ढूंढने को कहा और मैं खून लेने चला गया। मीट की दुकान से महंगे दामों में खरीद कर लाया और उसके आसपास झांग झिहाव की लाश ढूंढने लगा। 2 घंटे बाद चारों तरफ 20 मीटर तक ढूंढ लिया, लेकिन नहीं मिली। समय कम हो रहा था, मैं घबरा गया। तभी मुझे याद आया सीढ़ियों के पास एक स्टोर रूम था, मैंने वहां नहीं देखा था। मैंने जल्दी से टॉर्च जलाई और अंदर गया। जब मैंने डिब्बे हटाए तो पीछे हट गया, क्योंकि झांग झिहाव की लाश वहां लटक रही थी। मैंने झट से खून का थैला उस पर फेंक दिया। खून लगते ही उसके शरीर में आग लग गई और वो जलकर खत्म हो गई। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला मुझे लगा कि सब कुछ थोड़ा धुंधला हो रहा है, लेकिन फिर ठीक हो गया। मैंने सोचा शायद आंखों में धुंधलापन आ गया है और वापस कमरे में आ गया। दरवाजा खोला तो छोटी शर्माते हुए बोली लाश नहीं मिली। मैं बोला पता था तुझसे नहीं मिलेगी, देख मुझे मिल गई। लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा रात के 12 बज गए। छोटी ने डरते हुए मेरे पीछे देखा और बोली हिलना मत। मैं डर के मारे पीछे मुड़ने ही वाला था कि झांग झिहाव ने मौका पाकर मेरे कंधे की रोशनी बुझानी चाहिए। मुझे लगा मुसीबत है। मैंने तलवार निकालकर पीछे वार किया, लेकिन झांग झिहाव पहले ही हट गया। अपनी चाल नाकाम होते देख उसने गुस्से में छोटी पर हमला कर दिया। मैंने तलवार लेकर छोटी के सामने खड़ा हो गया और उस पर वार किया, लेकिन गलती से हाथ फिसल गया और तलवार दूर जा गिरी। मैंने छोटी का हाथ पकड़ा और नीचे भागा। सीढ़ियों के मोड़ पर पहुंचकर मैं रुक गया, क्योंकि सामने बहुत गहरी खाई थी। मुझे याद आया अभी तो हम सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। अगर ये भूत का जाल है तो आगे सिर्फ कुछ सीढ़ियां होंगी, बस कूदना है। ये सोचकर मैंने छोटी का हाथ पकड़ा और सीधे कूद गया। अजीब नजारा गायब हो गया और हम जमीन पर आ गए, लेकिन छोटी की आंख निकलकर मेरे पैरों के पास गिर गई। पीछे झांग झिहाव आ रहा था। मैं डर गया, जल्दी से वो आंख उठाई और छोटी की आंख में डाल दी, फिर उसे लेकर भागा। लेकिन कुछ दूर ही गए थे कि झांग झिहाव फिर से आ गया। मैं पसीने से तर हो गया। इस तरह भागते रहना मुश्किल था। छोटी से कोई उम्मीद नहीं थी, अब साधु ही कुछ कर सकता था। मैंने उसे फोन लगाकर सब बता दिया। साधु ने बोला कोई ऐसी जगह चली जा जहां ज्यादा लोग हों। रात के 12 बजने तक वहीं रह, आज घर मत जा, वहां थोड़ी गंदगी है, वापस जाना ठीक नहीं। मैंने पूछा फिर कहाँ जाऊं? होटल। साधु को गुस्सा आ गया, तुझे बस होटल ही सूझता है, अब इंटरनेट कैफे चला जा। 2 मिनट बाद मैंने कैफे के पर्दे से बाहर देखा। झांग झिहाव बाहर ही मंडरा रहा था, अंदर नहीं आ पा रहा था। मैंने चैन की सांस ली और छोटी से पूछा कैसी है तबीयत? उसने सिर सहलाते हुए कहा ठीक है। फिर उसने मेरे सामने ही कपड़े उतारने शुरू कर दिए। मैं डर के मारे पीछे हट गया, सोचा कहीं ये मुझे अपना ले तो नहीं। मैंने कहा छोटी ऐसा मत कर, इसमें तेरा कोई फायदा नहीं, हम अलग हैं। छोटी हैरान होकर बोली तू क्या बक रहा है? पता चला कि मैंने जब उसे भगाते वक्त उस पर खून लगा दिया था, जिससे उसकी बांह जल गई थी। वो कपड़े इसलिए उतार रही थी ताकि खून साफ कर सके। सारी बात समझ में आई तो मुझे शर्मिंदगी हुई और मैंने जल्दी से बात बदल दी। अरे वो झांग झिहाव तुझ पर क्यों झपटा था? छोटी ने बताया वो तेरी रोशनी बुझाना चाहता था, मैंने बचा लिया। मैंने पूछा रोशनी बुझ जाए तो क्या होगा? छोटी बोली आम भूत रोशनी नहीं बुझा सकते, सिर्फ बहुत खतरनाक भूत। भूत जब रोशनी बुझाता है तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि घूमते वक्त हवा से रोशनी कमजोर हो जाती है और भूत उसे आसानी से बुझा देता है, फिर तुम मर जाओगे। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर छोटी नहीं होती तो मैं मर चुका होता। मैंने छोटी को थैंक्स कहा। वो हंसी और बोली मुझे पता था तू ऐसा ही करेगा, जरूरत पड़ने पर मैं ही काम आती हूँ। वो तो अभी छोटी है, पहले देखा करती थी। अगले दिन अचानक मेरी गर्लफ्रेंड का फोन आया। उसकी आवाज बहुत घबराई हुई थी। मैं भी घबरा गया, पूछा कहाँ है, क्या हुआ? वो बोली हॉस्टल में हूँ, जल्दी आ जाओ। फोन कट गया। मेरे होश उड़ गए। बाहर देखा झांग झिहाव नहीं था तो मैं जल्दी से उसके हॉस्टल भागा। दूसरे लोग जिन्न को कानून से पकड़ते हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को भूत के चंगुल से बचाने के लिए मैंने छोटी से भूत का दूध मांगा। सोचा भूत का दूध पीकर भूत का साथी बन जाऊंगा तो मेरी गर्लफ्रेंड में गुस्से भूत को धोखा दे पाऊंगा। लेकिन उस भूत ने मुझे पहचान लिया और मेरे वार से बच गई। मैं समझ गया, वो भूत समझ गया कि मैंने उसे पहचान लिया है और वो मुझ पर हमला करना चाहता था। अपना भेद खुलता देख उसने फल चाकू निकालकर मुझ पर वार किया। मैं बचता बचाता घायल हो गया। मुझे गुस्सा आ गया, मेरी तलवार उसके चाकू से लंबी थी। मैं सीधा उस पर झपटा और तलवार घोंप दी। वो चिल्लाई और गुस्से से मुझे देखते हुए बोली इंतजार कर, मैं तुझे मारूंगी। फिर एक काला साया उसके शरीर से निकलकर छत पर चला गया और मेरी गर्लफ्रेंड बेहोश हो गई। मैंने उसे उठाया और होश में लाया। उसने मुझे गले लगा लिया। मैंने उसे सहलाते हुए प्यार से पूछा क्या हुआ? उसने सब बताया। सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा ये मामला मेरे बस का नहीं है। उसने बताया कि इस हॉस्टल में आने के बाद उसे अक्सर बुरे सपने आते थे, लेकिन ज्यादा परेशानी नहीं थी। उसने रूममेट्स से पूछा तो पता चला कि उन्हें भी ऐसे ही सपने आते हैं। बाद में कोई दिक्कत नहीं हुई तो उन्होंने सोचा ऐसा ही होता है। कुछ दिन पहले सब घर चले गए, वो अकेली रह गई। फिर से सपने आने लगे। सपने में एक औरत उसे घूरती रहती थी। डरावनी बात यह थी कि कल रात वो औरत उसके बिस्तर पर आकर उसके ऊपर बैठ गई थी। आज जागी तो मुझे फोन किया। मैं समझ गया ये भूत का दबाव है। पहले जब वो सब साथ थे तो उनके शरीर की गर्मी ज्यादा थी, इसलिए
भूत हिम्मत नहीं जुटा पाता था। तभी मेरी नजर छत पर गई। वहाँ एक दरार थी। मैं उसके बिस्तर पर चढ़ा और पानी की बोतल से उस दरार पर मारा। दरार बड़ी हो गई और उसमें से एक औरत की लाश गिर पड़ी। मेरी गर्लफ्रेंड चीख पड़ी। मेरे भी होश उड़ गए, क्योंकि ये लाश झांग झिहाव से भी ज्यादा खराब थी। न सिर्फ उसके अंदर के सब अंग निकाले हुए थे, बल्कि उसके सिर में भी छेद किया हुआ था। हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने पूछा कैसे मिली। हमने सब बताया, बस भूत वाली बात छुपा दी। पुलिस ने पूछा क्या हम सहयोग करेंगे। मैं और मेरी गर्लफ्रेंड बयान देने गए। उन्होंने कहा कुछ पता चलेगा तो बताएंगे। मेरी गर्लफ्रेंड ने कहा हॉस्टल में नहीं रहूंगी, तो मैं उसे एक होटल में छोड़ आया। फिर स्कूल के झाड़ियों में क्लास शुरू होने का इंतजार करने लगा। मेरी गर्लफ्रेंड का मैसेज आया, मदद करो। मैं घबरा गया। साधु को मैसेज करके मदद मांगी। छोटी ने पूछा क्या हुआ। मैंने उसे मैसेज दिखाया। उसने बोला क्लास खत्म होने से पहले यहाँ से नहीं जा सकते, जल्दी से क्लास में चलो, लेट हुए तो मुसीबत। मैं मजबूरन क्लास में बैठ गया। 12 बजे क्लास खत्म हुई। मेरे फोन में सिग्नल आया। ढेर सारे मैसेज थे, सब मेरी गर्लफ्रेंड के थे। मदद करो। एक साधु का मैसेज था, मैंने आदमी भेज दिया है। और एक मैसेज वांग मिंगई का था, वाइफिंग होटल पहुंच गया हूँ, जल्दी आओ। मैं डर गया, लगता है कुछ गड़बड़ है। वांग मिंगई ने ऐसा मैसेज भेजा है तो जरूर कुछ हुआ है। मैं छोटी को लेकर वहां गया। होटल के सामने पहुंचते ही छोटी कांपने लगी, जैसे अंदर कोई चीज हो जिससे वो डरती हो। मैं उससे पूछने ही वाला था कि क्या हुआ, उसने देखा छोटी गायब हो गई। अब मैं अकेला था। सोचा था छोटी साथ होगी तो हिम्मत रहेगी। अब अकेले ही जाना होगा। सीढ़ियों के मोड़ पर एक औरत बिना कपड़ों के खड़ी थी। देखते ही मेरे होश उड़ गए। उसकी ये हालत देखकर लगा उसके मन में बहुत गुस्सा होगा। मैंने डरते हुए पूछा मेरी गर्लफ्रेंड ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा, तुम उसे क्यों परेशान कर रही हो। अगर तुम उसे छोड़ दो तो तुम्हारी जो इच्छा हो मैं पूरी कर दूंगा, सब कुछ करूंगा। मेरी बात सुनकर वो हंसी और मेरे कान में आकर बोली याद रखना कल रात 2 बजे जियांशे रोड नंबर 80 पर मिल। मैंने डरते हुए हाँ कर दी। फिर वो गायब हो गई और होटल की लाइटें ठीक हो गई। मैंने कमरे का दरवाजा खोला। वांग मिंगई और मेरी गर्लफ्रेंड बेहोश पड़े थे। मैंने छोटी को बुलाया और उससे भूत का दूध लेकर उन दोनों को पिलाया, तब जाकर उन्हें होश आया। फिर मैंने वांग मिंगई को भूत वाली बात बता दी। वो घबरा गया, बोला शायद वो अपनी लाश मंगवाना चाहती है, क्योंकि जियांशे रोड नंबर 80 पर शवदाह गृह है। क्या तुम जानते हो वो भूत कौन है। मेरा सवाल सुनकर वांग मिंगे ने कुछ नहीं बताया, बस एक विजिटिंग कार्ड दिया और बोला अपने बॉस के ऑफिस में काम करने आ जाओ। फिर चला गया। मैं समझ गया तो साधु ने उसे मेरी मदद के लिए नहीं बल्कि मुझे फंसाने के लिए भेजा था। फिर मैंने मेरी गर्लफ्रेंड को ठिकाने लगाया और भूत से मिलने शवदाह गृह चला गया। वहां जाने से पहले छोटी से छुट्टी के लिए कहा था। पता नहीं क्यों वो मेरे साथ आने से डर रही थी, लेकिन जब मैं शवदाह गृह के अंदर गया समझ में आ गया कि छोटी क्यों डर रही थी। जो लोग अक्सर मुर्दों के पास सोते हैं वो जानते हैं कि 24 घंटे के अंदर के मुर्दे के साथ सोने में कोई दिक्कत नहीं होती। गर्मा गर्म हो तो कई बार भी कर सकते हो, लेकिन एक मुर्दा ऐसा है जिसके साथ कभी नहीं सोना चाहिए। वो है शवदाह गृह वाली औरत का मुर्दा, क्योंकि शवदाह गृह में हर समय लाशें जलती रहती हैं, जिससे वहां बहुत ठंडक रहती है। और ऐसी जगह पर अगर किसी औरत की लाश में गर्मी पहुंच जाए तो वो लाश खतरनाक भूत बन जाती है और आसपास के सारे भूत भी इकट्ठे हो जाते हैं। मैं पहली बार वहां गया था। गलती से मेरी गर्मी उस लाश में चली गई, जिससे वो खतरनाक भूत बन गई। मेरी तलवार भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। चारों तरफ भूतों की भीड़ बढ़ती जा रही थी। मैं पसीने से तर हो गया। वो औरत भूत गुस्से से मुझे देख रही थी और अचानक उसने मेरा गला दबा लिया। उस वक्त मुझे बहुत पछतावा हुआ कि यहाँ आने से पहले भूत का दूध क्यों नहीं पी लिया। तभी अचानक एक आवाज आई, उसे छोड़ दो। सारे भूत ठिठक गए और पीछे देखा। सब डर के मारे कांपने लगे। ये देखकर मैं और डर गया। ये कौन है इतना खतरनाक। तभी उस भूत ने मुझे हाथ से इशारा किया कि पास आ जाओ। मैं डरते डरते उसके पास गया और पूछा तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो। उसने एक फ्रिज की तरफ इशारा किया और बोला मेरी लाश के अंदर एक चीज है, वो निकाल दो। अगर तुम ये कर दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इतना कहकर वो मुझसे लिपट गई और शरारत करने लगी। फिर वो अलग हुई और बोली चीज जांग के अंदर की तरफ है, इस चाकू से चीर कर निकाल लो। 2 मिनट बाद मैंने एक लाल कपड़े में लिपटी चीज निकाली और उससे पूछा कि क्या यही है, लेकिन वो गायब हो गई। अब मैं उसे ढूंढने गया। फिर मैं झो त्यांशी ऑफिस गया और वो चीज साधु की लड़की छात्रा को दे दी कि देखो ये क्या है। वांग मिंगई ने खोलकर देखा। उसमें एक कागज था जिस पर किसी का नाम और जन्म की तारीख लिखी थी। वो बोली ये उसका नाम है जिसने इस औरत को मारा था। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि भूत उसे ढूंढ न सके, बल्कि उसे लगे कि वो हमेशा उसके पास ही है। ये तरीका जानता है, मतलब क्यों झुनकी इस काम का जानकार है और जरूर काबिल है। ये सुनकर मैं घबरा गया। तो वो भूत मुझसे उस आदमी को ढूंढना चाहती है। वांग मिंगई ने सिर हिलाया और बोला हाँ, उसने मुझे मना किया कि ये मामला मत उठाओ क्योंकि वो हमारे बस का नहीं है। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा बल्ब टिमटिमाने लगा और बाहर से अंधेरी हवा आई। फिर वो भूत खिड़की पर दिखी और मुझ पर झपटी। मैं डर के मारे कांपने लगा। समझ गया कि हमारी बात सुनकर वो नाराज हो गई है। अपनी जान बचाने के लिए मैंने तुरंत कह दिया कि मैं ये काम करूंगा। ये सुनकर वो धीरे धीरे गायब हो गई। जाते जाते मुझे धमकी भी दे गई। सब ठीक होने पर मैंने वांग मिंगई से पूछा कि तुम साधु की छात्रा हो, उस भूत को क्यों नहीं पकड़ा। वांग मिंगई डरते हुए बोली मैं समझी थी कि ये कोई आम भूत है, लेकिन ये तो बहुत खतरनाक है। ऐसे भूत से मैं नहीं लड़ सकती। अब सिर्फ मेरे गुरु ही कुछ कर सकती हैं। जो लोग अक्सर भूत औरतों के साथ सोते हैं वो जानते हैं कि अगर तुम भूत औरत को समय समय पर अपनी गर्मी देते रहो
तो वो तुम्हें सोने देगी, लेकिन लंबे समय तक उसके साथ सोने के लिए उसकी इच्छा पूरी करनी पड़ती है, तभी वो खुशी से सोने देती है। और मैंने उस भूत को अपने कब्जे में लेने के लिए उसकी इच्छा पूरी करने का वादा किया था, लेकिन मैं नहीं जानता था कि इससे मुझे कितनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि उस भूत का दुश्मन एक बहुत बड़ा जादूगर था और वो भूत खुद भी बहुत खतरनाक थी। अब मैं पीछे नहीं हट सकता था, क्योंकि अगर मैंने ना कहा तो वो मुझे मार डालेगी। साधु की छात्रा ने बताया कि बचना है तो एक ही रास्ता है, आसपास के सारे भूतों को मदद के लिए बुलाना होगा, क्योंकि वो भूत काफी समय से हैं, उन्हें हमसे ज्यादा पता होगा, तो उस जादूगर को ढूंढने में आसानी होगी। मैंने पूछा, अगर बुरे भूत आ गए तो? वांग मिंगई डरते हुए बोली, तो फिर हम खुद ही बचेंगे। अब बात करते हैं पैसे की। इस बार का काम मुश्किल है, इसलिए 10 लाख रुपए लगेंगे। ये सुनकर मैं हैरान रह गया। ये तो मौका देखकर लूट है। मैं अभी अभी पढ़ाई खत्म की है, इतने पैसे कहां से लाऊंगा? अपनी जान बचाने के लिए मैं झो तियानशी ऑफिस में काम करके कर्ज चुकाने को राजी हो गया। वांग मिंगे ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराई, तू समझदार है, तो आज से तू हमारा साथी है। अब देर मत कर, मैं तुझे कुछ चीजें बताता हूँ, कल जाकर ले आना। हमें 50 मिलीलीटर भूत का दूध चाहिए, एक लकड़ी की कंघी, एक कटोरी चावल, कटोरी मिट्टी की होनी चाहिए, एक पैकेट अगरबत्ती और 2 लाल मोमबत्तियां। अगले दिन रात को मैं सब लेकर ऑफिस गया। वांग मिंगे के साथ दूसरी मंजिल पर गया। उसने पहले मेरे लाए हुए सामान को सजाया, फिर सख्ती से बोला कि सोफे पर बैठ जा। अब जो भी हो बोलना मत, भूत छुप सकते हैं, हम उन्हें महसूस नहीं कर पाएंगे, लेकिन मोमबत्तियां बता देंगी। मोमबत्ती की लौ जिधर झुकेगी समझ लेना भूत उधर है। इतना कहकर उसने मोमबत्तियां जलाकर चावल पर रख दी, फिर कंघी लेकर अपने बालों में लगाने लगी और बड़बड़ाने लगी, आ जाओ आ जाओ। फिर अचानक मोमबत्तियां कांपने लगी, लेकिन कमरे में हवा बिल्कुल नहीं थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं मोमबत्तियों को घूर रहा था, लेकिन वांग मिंगी के चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वो धीरे धीरे कंघी कर रही थी, बस उसके बोलने का लहजा बदल गया था। उसका अजीब लहजा और पतली आवाज सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। शीशे के सामने वाली मोमबत्ती की लौ शीशे की तरफ झुक गई, मतलब वो भूत वांग मिंगई के पीछे है। शीशे में उस भूत का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, क्योंकि काला कोहरा था। क्यों झुनकी, 5 साल, 6ठा महीना, 11वां दिन, सुबह, लाल कपड़े। उस भूत की आवाज इतनी बुरी थी कि सुनकर रूह कांप जाए। लेकिन जब मैंने लाल कपड़े सुना तो मैं चौंक गया। लाल कपड़े तो हमारे यहाँ एक केटीवी का नाम है, क्या क्यों झुनकी वहाँ है? तभी उस भूत ने शीशे के सामने रखे चावल में हाथ डाला और गायब हो गया। वांग मिंगई ने चैन की सांस ली। मैं उसके पास गया और पूछा, कैसा रहा, कामयाब हुए? वांग मिंगई ने माथे पर बल डालते हुए कहा, काम तो हो गया, लेकिन मुझे लगता है उस भूत के पास कुछ कहना था जो नहीं कह पाया। मतलब वो भी क्यों झुनकी से डरता है। ये आदमी सच में खतरनाक है। क्यों झुनकी के लाल कपड़े के टीवी में होने का पता चलना जरूर अच्छी बात है, लेकिन अब हमारे सामने सवाल है कि उसे कैसे ढूंढा जाए। वांग मिंगे ने कुछ सोचकर कहा, तेरे पास जो छोटी है वो भूत है, लेकिन उसकी ताकत बहुत कम है। अगर वो रात के वक्त लाल कपड़े के पास मंडराए तो शायद क्यों झुनकी उसे देखकर ललचाए और उसे पकड़ने आए। एक भूत बहुत कुछ कर सकता है, ऊपर से उसके पास हर दिन दूध भी रहता है। मैंने सिर हिलाकर मना कर दिया, छोटी बहुत कमजोर है, मैं उसे खतरे में नहीं डाल सकता, कोई और रास्ता सोचो। वांग मिंगई ने आह भरते हुए कहा, फिलहाल कोई और रास्ता नहीं सूझ रहा। चूंकि पता चल गया है कि वो लाल कपड़े में है, तो उस भूत को खुद ही जाने दो। मुझे लगा ये ठीक रहेगा, लेकिन उसे कैसे बताऊं? वांग मिंगई ने कहा, शव गृह में जाकर ही बताना होगा, उसकी लाश अभी तक जली नहीं होगी। मैंने जल्दी से कहा, नहीं, वहां मेरी जान जाती जाती बची थी, तो फिर कोई रास्ता नहीं। आज तू घर जा, कल हम लाल कपड़े में जाकर किस्मत आजमाते हैं। किराए के घर आकर छोटी बिस्तर पर टीवी देख रही थी। मैंने कहा, मैं नहा लूं, तू बाहर बैठी रह। छोटी ने मना कर दिया। क्यों? मैंने साफ कह दिया, झांग झिहाव के डर से। वो मान गई और बाथरूम के दरवाजे के बाहर फर्श पर बैठकर टीवी देखने लगी। मैंने बाथरूम में कपड़े उतारे और गर्म पानी खोला, लेकिन नल से खून बहने लगा। फिर अचानक वो खतरनाक भूत मेरे सामने आ गई। देखते ही मैं डर के मारे फिसल कर गिर पड़ा। मैं जल्दी से दरवाजा खोलना चाहा, लेकिन वो बंद हो गया, जैसे ताला लग गया हो। बाहर छोटी भी दरवाजा नहीं खोल पा रही थी। तभी बल्ब फट गया और अंधेरा हो गया। मुझे लगा भूत रोशनी बुझा रहा है। मैं धीरे से पीछे मुड़ा तो देखा वो खतरनाक भूत मेरे पीछे खड़ी थी। मैंने डरते हुए पूछा, तुम क्या करना चाहती हो? मैंने तो हाँ कर दी थी। उसने अपनी काली आंखों से मुझे देखा। उसकी आवाज फिर भी उतनी ही डरावनी थी। वो बोली, वो मरने लायक है। मैं समझ गया वो क्यों झुनकी के बारे में बात कर रही थी। जल्दी से हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ वो मरने लायक है। तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? उसने कहा, उसके होंठ के पास एक बड़ा तिल है, उसे शवदाह गृह में ले आओ। ये कहकर वो गायब हो गई। अब खुद एक प्रेत से परेशान हूँ। अगर प्रेत जिस इंसान को कह रहा है उसे श्मशान नहीं पहुंचाया तो मैं 3 दिन से आगे नहीं जी पाऊंगा। अपनी जान बचाने के लिए मुझे उस अधर्मी साधु की बैकग्राउंड जानने के लिए दांव लगाना पड़ा। अगले दिन मैं और साधु की शिष्यादा होंग एक के टीवी पर पहुंचे। मैंने फैल करके उस आदमी पर हमला किया, फिर एक झटके में उसे पकड़ लिया और सीधे श्मशान घाट ले जाकर चुड़ैल को सौंपने की तैयारी की। मगर उस आदमी को पूरे मामले की तह तक जानने के बाद पता चला कि उसने कहा कि हम चुड़ैल के झांसे में आ गए हैं। पता चला कि वो प्रेत उसकी बड़ी बहन थी, जिसका नाम झांग या न्यान था। वो बचपन से ही दूसरों से अलग थी। आम लोग जब भूत देखते हैं तो डर जाते हैं, मगर
उसने न सिर्फ डर महसूस किया बल्कि बेहद एक्साइटेड भी हुई। उसे लगता था कि भूत का एग्जिस्टेंस अच्छी बात है, क्योंकि इसका मतलब है कि इंसान मरने के बाद भूत बनकर इमॉर्टल रह सकता है। बड़ी बहन की क्षमता बढ़ने के साथ उसके मन में एक घिनौना ख्याल आया कि वो जवानी में ही खुद को एक असली घिनौना प्रेत में बदल ले। मैंने ये सुनकर हैरान होकर पूछा, इसका क्या मतलब है? वांग मिंगी ने समझाया, क्योंकि वो जवान उम्र में मरी है, इसलिए मरने के बाद वो हमेशा जवान बनी रहेगी। अगर वो काफी ताकतवर घिनौना प्रेत बन गई तो कोई उसका सामना नहीं कर पाएगा और वो हमेशा के लिए एक घिनौने प्रेत के रूप में मौजूद रहेगी। ये कुछ हद तक इमॉर्टैलिटी जैसा है। तुमने सही कहा। वो जानती थी कि सुइसाइड करने से पर्याप्त गुस्सा नहीं मिल सकता, इसलिए उसने एक क्लास के स्टूडेंट्स को जहर देकर मार डाला और उनके शवों को जला दिया, जिससे उनमें भयंकर गुस्सा भर गया और वो घिनौने प्रेत बन गए। मगर बड़ी बहन बहुत स्मार्ट थी। उसने उन घिनौने प्रेतों के प्रकट होने से पहले ही सुइसाइड कर ली, क्योंकि सुइसाइड करने से पहले उसने एनेस्थीसिया लिया और चुड़ैल का दूध भी पिया, जिससे उसकी सेंसेस खत्म हो गईं, मगर दिमाग एक्टिव रहा। फिर उसने खुद अपना पेट चीरा और अपने सारे अंदरूनी अंग निकाल दिए, क्योंकि जब इंसान की कोई सेंस खत्म हो जाती है तो दूसरी सेंस और पावरफुल हो जाती है। बड़ी बहन ने यही प्रिंसिपल यूज किया। उसने मरने के लिए अपने सारे अंदरूनी अंग निकाल दिए, जिससे उसके दिमाग की बहुत सी क्षमताएं विकसित हो गईं। इस तरह उसने भूतिया क्लास की शक्ति सोख ली, जिससे वो स्टूडेंट्स घिनौने प्रेत नहीं बन सके और खुद एक सच्चा महा घिनौना प्रेत बन गई। मगर जब तक मुझे बड़ी बहन की प्लान का पता चला, तब तक उसे रोकने में बहुत देर हो चुकी थी। मजबूर होकर मैंने उसका दिमाग निकाल लिया ताकि वो सच्चा घिनौना प्रेत न बन सके। मगर मुझे उसकी आत्मा के उत्पात का भी डर था, इसलिए मैंने अपनी बर्थ चार्ट उसके दिमाग में सिल दी उसकी आत्मा को दबाने के लिए और उसके शव को किसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में बंद कर दिया। सोचा था कि उन भूतिया स्टूडेंट्स की शक्ति से उसे दबा दूंगा, मगर सोचा नहीं था कि तुम लोग उसका शव निकाल लोगे। और बुरी बात यह है कि तुम लोग उस घिनौने प्रेत के झांसे में भी आ गए। इस पल मुझे समझ में आ गया। कोई वंडर नहीं कि जियाओ वो झांग यान के पास जाने से डरती थी। कोई वंडर नहीं कि उन भूतिया स्टूडेंट्स में बहुत गुस्सा था, मगर वो घिनौने प्रेत जैसे डरावने नहीं थे। उसके कहने पर भरोसा किया जा सकता है ना। ये सुनकर क्यू झुनकी ने तुरंत कसम खाई, अगर मेरी एक भी बात झूठी हुई तो मरने के बाद प्रेत बनूं और भटकता रहूं। उसे टायोस्ट गॉड के नाम पर कसम खाते सुनकर मैंने और वांग मिंगई ने फिलहाल उस पर विश्वास कर लिया। बताओ आगे क्या करना है? क्यू झुनकी ने कुछ देर सोचकर कहा, अब तो बस उसे कंट्रोल करना है। तुम लोग मुझसे मिल चुके हो, इसका मतलब बचा समय बहुत कम है। दो काम करने हैं। पहला, किसी को शव चुरा कर लाना होगा। दूसरा व्यक्ति मेरी कुछ जरूरी चीजें खरीदे। आज रात हम भूत पकड़ना शुरू करेंगे। फिर हमने अलग अलग काम बांट लिए। वांग मिंगी शव निकालने गई और मैं रात के लिए जरूरी चीजें खरीदने। रात को मैं सामान लेकर ऑफिस पहुंचा। अंदर जाते ही मैंने एक नजर में वांग मिंगी में कुछ गड़बड़ देखी, इसलिए मैंने अनजान बनकर उसके साथ इधर उधर की बातें करने लगा। थोड़ी देर में क्यू झुनकी एक पोटली लिए अंदर आया। सामान जुटाने में थोड़ी जल्दबाजी हुई, मगर सब कुछ रेडी है। शव कहाँ छुपाया है? मैंने क्यू झुनकी की पोटली देखकर उत्सुकता से पूछा। कोई तंत्र मंत्र का सामान लाए हो? हमारे पास तो कोई पावरफुल तंत्र मंत्र नहीं है। क्यू झुनकी ने पोटली से तलवार निकालकर दिखाई। बताया कि ये तलवार गुरुजी ने छोड़ी थी। गुरुजी ने कभी इस तलवार से एक पावरफुल प्रेत का वध किया था। हालांकि मुझ में गुरुजी जैसी साधना नहीं है, मगर इस तंत्र मंत्र की बदौलत काफी ताकत मिल जाएगी। बात सुनकर मैंने क्यू झुनकी की तलवार ली। फिर कुछ हैरानी से वांग मिंगी की ओर देखकर पूछा, मिंगई देखो तो, ये वही तलवार नहीं है जो गुरुजी ने मुझे बेची थी? मिंगी कुछ उत्सुकता से पास आई। बस फिर क्या था? ताए देर न कीजिए। मैंने हाथ में तलवार उठाई और जोर से वांग मिंगी की छाती पर दे मारी। वांग मिंगी जोर से चीखी। उसी पल कमरे की लाइट्स बुझ गईं। हम अंधेरे में डूब गए और वांग मिंगी अचानक हवा में लटक गई। तुझे कैसे पता चला कि उसे मैंने डैमेज किया है? उसकी बात सुनकर मैं ठंडी हंसी हंसा। बस तेरी मिस्टेक्स बहुत थी। वांग मिंगी भले ही नन हो, मगर मुझ पर इतना उकसाने वाली तरह से नहीं हंस सकती थी, और वो मुझसे मिस्टीरियस तरीके से लाश का अंदाजा लगाने को नहीं कह सकती थी। फिर वो वांग मिंगी से अलग हो गई। मैंने तुरंत उसे पकड़ा और सोफा पर लिटा दिया। झांग यान ने इसी बीच हमला कर दिया, मगर मेरी तलवार से घायल हो गई, क्योंकि यहाँ पहले से ही तंत्र जाल बिछा था, जिससे उसकी ताकत बहुत कम हो गई थी। सिचुएशन अपने खिलाफ देखकर झांग यान एक धमकी छोड़कर गायब हो गई। फिलहाल तुम्हें 2 दिन और जीने दिया, बाद में तुम्हें केस की कीमत चुकानी होगी। बुरा हुआ वो भाग रही है, चिंता मत करो, वो भाग नहीं सकती, झू झुनकी ने कहा और ऊपर से उतर कर आया। मैंने दरवाजे पर चावल बिखेर दिए हैं, वो बाहर नहीं जा सकती। अब झांग यान इसी घर में है। फिर सब लोग अलग अलग तलाश करने लगे। मैं कैंडल लेकर दूसरी मंजिल पर गया। अंदर आते ही मेरे हाथ की कैंडल बिना हवा के हिलने लगी। अगले ही पल मेरे कानों में झांग यान के रोने की आवाज गूंजी, मगर ये आवाज चारों ओर से आ रही थी, जिससे उसकी जगह का पता लगाना नामुमकिन हो रहा था। तभी मेरे पीछे से एक काली परछाई अचानक बेड के नीचे घुस गई। मैंने तलवार कसकर पकड़ी और बेड के नीचे झांका तो मेरे पसीने छूट गए। पता चला कि मैं धोखा खा गया हूँ, क्योंकि बेड के नीचे कुछ भी नहीं था। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा तो झांग यान मुझे अजीब निगाहों से देख रही थी। कोई रिएक्शन कर पाता उसने एक फूंक मारकर मुझे बेहोश कर दिया, मगर जब दोबारा होश आया तो पैर में बहुत दर्द
हो रहा था। मैंने नीचे देखा तो देखा कि मेरा पैर आग से जल रहा था। झांग यानयान मेरी घबराहट देखकर धमकाने लगी, तू विंडो खोल दे, मैं तेरा पैर ठीक कर दूंगी, वरना अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ तो तू पूरी तरह सड़ जाएगा और एक चलता फिरता लाश बन जाएगा। अगर देर करेगा तो सच में बहुत हो जाएगा। देर क्या उसकी मान लूं? नहीं, ये चुड़ैल बहुत चालाक है। उसे बाहर निकालने दिया तो अगली बार भी इसके हाथों पड़ सकता हूँ। बस अब इससे लड़ना है। मैंने तलवार उठाई और उस पर वार कर दिया। झांग यानयान ने मेरी ये हिमाकत देखी तो भड़क गई और सीधा मुझ पर झपटी, मगर ऐन मौके पर वांग मिंगई और क्यू झुनकी वहां पहुंच गए और मैं इस तरह बाल बाल बच गया। फिर क्यू झुनकी ने दरवाजे पर यंत्र चिपका दिया। झांग यानयान को अंदर बंद कर दिया। बाहर आते ही मुझे दर्द होना बंद हो गया, पैर की आग भी गायब हो गई। तब मुझे समझ में आया ये सब भूत का धोखा था। सच में भूतों की बातों का भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भूत बहुत पावरफुल था। इसलिए हमने फैसला किया कि उसे सही समय पर पकड़ेंगे। फिर मैं सोने के लिए घर जाने लगा। घर के मुख्य द्वार पर पहुंचा ही था कि झांग जिहाओ का भूत अचानक मेरे सामने आ गया। फिर तेजी से मुझ पर झपटा। मैंने सोचा मरा। तभी वो मेरे पास से गुजरता हुआ दूसरी मंजिल की विंडो की ओर गया। मैं घबरा गया और बुरा मान लिया। तेजी से ऑफिस की तरफ भागा, मगर दरवाजा खोलते ही देखा कि झांग यानयान को झांग जिहाओ का भूत उठा ले गया था। मैंने उन्हें तुरंत बताया कि क्या हुआ था। मैंने अभी बाहर फिर से झांग जिहाओ को देखा। पक्का उसने मुझसे रिवेंज लेने के लिए झांग यानयान को छुड़ाया होगा। वांग मिंगई ने मुझे देखकर हैरानी से पूछा, तूने इतनी छोटी आत्मा को कब चिढ़ाया? हो सकता है पहले जब मैं भूतिया क्लास की जांच कर रहा था तब। तभी क्यों? झुनकी अचानक बोला, झांग यानयान पक्का रिवेंज लेने वापस आएगी। पहले ये सोचो कि अब क्या करना है। वांग मिंगई ने हमें बताया, फिलहाल मेरे पास भी कोई उपाय नहीं है। लगता है उस बूढ़े की हेल्प लेनी पड़ेगी। मैंने जल्दी से पूछा, साधु झो तियानवेन से, मगर वांग मिंगई ने बताया उसका काम नाजुक मोड़ पर है, वापस नहीं आ सकता। हालांकि उसने कहा है कि हम उसके बड़े भाई से हेल्प मांग सकते हैं। सच? ये बहुत अच्छा है। मैंने सोचा साधु झो तियानवेन इतना पावरफुल है, उसका बड़ा भाई तो कम से कम उतना ही होगा। आखिरकार बचाव मिल गया, मगर वांग मिंगई का चेहरा उतरा हुआ था। पता चला कि वो झो तियानवेन की तरह ही पैसे का लालची था। बस का किराया भी तोलता था। हद हो गई। सच में झो तियानवेन का बड़ा भाई है, उससे भी बढ़कर निकला। और वांग मिंगई गुस्से में भड़क गई। मरे हुए बूढ़े इतनी तारीफ के बाद भी मुझसे दोस्ती का दाम मांग रहा है। पहला सेट 25,000, दूसरा 50,000। वैसे भूत पकड़ने वाले सिर्फ तुम दो बूढ़े नहीं हो। आना है तो आओ, नहीं तो मत आओ। ये कहकर उसने फोन काट दिया। अगले दिन जब मैं ऑफिस पहुंचा, झो तियानवेन का बड़ा भाई ठीक टाइम पर आ गया। मैंने जल्दी से जाकर उसे प्रणाम किया। गुरु के बड़े भाई नमस्ते, मैं लीहे हूँ। गुरु के बड़े भाई ने मुझे गौर से देखा, फिर जेब से एक इंसानी खाल का लालटेन निकाल कर दिया। ये बात सुनकर मैं डर गया। पिछली बार अंधे की आंख थी, इस बार किसी परोपकारी की खोपड़ी की खाल। हमारे इस पंथ में मरे हुओं की चीजों से विद्या करने का चलन क्यों है? झो तियानसी ने समझाया, खोपड़ी की हड्डी सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल होती है, उससे भूतों का धोखा तोड़ा जा सकता है। और परोपकारी की खाल इसलिए यूज करते हैं क्योंकि वो दयालु होते हैं, रिवेंज नहीं लेते। अगर किसी दुष्ट की खाल होती तो मेरी जान खतरे में पड़ सकती थी। भल मनसाहत का घोड़ा सवारी करता है, भल मनसाहत के आदमी के साथ धोखा होता है। अच्छा, सब लोग थोड़ा रेडी हो जाओ, जब ये घिनौना प्रेत आएगा मैं उसे ठीक कर दूंगा। कौन जानता था कि ये इंतजार 3 दिन तक चलेगा। चुड़ैल फिर भी सामने नहीं आई। हालांकि चौथे दिन रात को झो तियानसी बैल्कनी में सिगरेट पी रहा था कि अचानक चुड़ैल आई और उस पर हमला कर दिया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। हम तीनों के पसीने छूट गए। मैं डर से झांग यानयान को देखता रह गया। उसने बहुत पेशेंस दिखाया, जिससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने इतने दिन इंतजार किया सिर्फ इसलिए कि हम डीले पड़ जाएं। और झो तियानसी उस समय निश्चित रूप से बहुत बेफिक्र था और इस तरह वो हमारे सामने मर गई। फिर झांग यानयान अचानक हमारी तरफ झपटी। सौभाग्य से मेरी रिएक्शन तेज थी। मैंने झट से यंत्र पकड़ा और दरवाजे पर चिपका दिया। हमले का सिलसिला खत्म होने तक ऐसे ही डटे रहे। फिर झांग यानयान ने नाउम्मीद होकर वहां से जाने से पहले एक धमकी फिर छोड़ी, ऐसे ही नहीं छोड़ूंगी, तुम में से कोई नहीं बचेगा। उस समय मैंने जाती हुई चुड़ैल को देखा तो राहत की सांस ली, मगर वांग मिंगी बुरी तरह टूट गई, क्योंकि उसके गुरु के बड़े भाई जैसा भूत पकड़ने वाला महान साधु भी मर गया, तो उनकी मौत भी दूर नहीं थी। वांग मिंगी को बैठा देख मैंने जल्दी से उसे ढाढ़स बंधाया। डर मत, गुरु के बड़े भाई के सारे तंत्र मंत्र हैं, उसी से आखिरी लड़ाई लड़ते हैं। जब चुड़ैल हमें मारना ही चाहती है तो हम भी उसे चैन न लेने देंगे। वांग मिंगई को ढाढ़स बंधाकर मैं अपने किराए के घर लौट आया। सोचा नहीं था कि घर की दोनों चुड़ैलें कंप्यूटर पर बड़े मजे से खेल रही होंगी। मैं बाहर हर पल मौत से जूझ रहा हूँ और तुम दोनों यहाँ खूब मजे कर रही हो। फिर मैं भी उनमें शामिल हो गया। अभी थोड़ा आराम से खेलने ही वाला था कि टीम के साथी ने एक मैसेज भेजा जिसमें कहा गया था कि वो वास्तु देखने और भूत भगाने का काम करता है, इसलिए मरे हुए पर जी उठने वाले के नजरिए से मैंने सीधे उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी और पूछा कि क्या वो भूत पकड़ सकता है। उस आदमी ने पूरी बात सुनने के बाद अपना नंबर छोड़ने को कहा। कल स्टेशन पर मिलकर बात करते हैं और मुझे 10,000 एडवांस देने को कहा। मैंने सोचा कि कहीं ये ठग तो नहीं है, मगर फिर सोचा अगर जान ही नहीं रहेगी तो पैसे का क्या करूंगा। किसी भी उम्मीद को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, इसलिए मैंने उसे सीधे एडवांस दे दिया। अगले दिन मैं और वांग मिंगी उसे लेने स्टेशन गए। तभी अचानक किसी ने मुझे आवाज दी। मैंने मुड़कर देखा। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये महान साधु एक औरत होगी। देखने में क्या,
ये सच में भरोसेमंद लग रही थी। मैं मन ही मन शक करने लगा। वो जल्दी से आकर मुझसे मिली और बताया कि उसका नाम हान नान है। मैं उससे हैंडशेक करने ही वाला था कि वो अचानक बगल में जाकर उल्टी करने लगी। पता चला उसे मोशन सिकनेस है। मजबूरन हमें उसे पहले होटल ले जाकर आराम कराना पड़ा। उससे प्राइस तय करने के बाद मैं और वांग मिंगी दरवाजा बंद करके बाहर निकल आए। रास्ते में मैंने वांग मिंगी को बताया कि ये हान नान सस्पिशियस है, क्योंकि अभी जब मैं उसके लिए रूम बुक कर रहा था तो उसके आईडी कार्ड पर नाम हान फकै लिखा था, जबकि उसने हमें अपना नाम हान नान बताया था। तुम्हें नहीं लगता कि वो जानबूझकर नाम छुपाकर हमें ठगना चाहती है? वांग मिंगी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोफेशन में हमारा एक दूसरा नाम भी होता है। जैसे हमारे इस पंथ में भूत पकड़ने का सिलसिला झोतियांशी से चला है, इसलिए बूढ़े ने मुझे नया नाम झो वेनक्सी दिया था। ये कहते कहते वांग मिंगी थोड़ी शाई होते हुए आगे बोली, ली है, अगर इस बार हम बच गए तो मैं अपनी आधी शादी की जमा पूंजी निकालूंगी और तुझे हैनान घुमाने ले जाऊंगी। मैंने तुरंत हाँ कर दी, क्योंकि पेश किए गए फ्री के खाने को झट से पकड़ना चाहिए, खासकर जब सामने वाली इतनी खूबसूरत हो। तभी मेरे सबसे अच्छे दोस्त का फोन आया। मुझसे जल्दी उसका घर बदलने में हेल्प करने के लिए कहा। उसके बंगले पर पहुंचकर मैंने उससे पूछा कि आखिर हुआ क्या है कि वो घर बदल रही है। उसने इधर उधर देखा और धीरे से बताया, शायद उसे भूत दिखा है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं अक्सर एक औरत का सपना देख रही हूँ। उस औरत का पेट किसी ने चीरा हुआ लग रहा था, अंदर एक भी अंग नहीं था, और उस औरत ने कहा कि उसकी कोई इंपॉर्टेंट चीज बाथरूम के फ्लोर के नीचे है। मुझे रात 11 बजे निकालनी है। तू ही बता, मेरी उसे निकालने की हिम्मत कहाँ? इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ से भागना ही ठीक है। ये मामला बहुत अजीब है। तू जानती है मेरा घर बुद्धिज्म को मानता है। ये सुनकर मैंने जल्दी से उसे रोका और कहा कि मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो इस बारे में समझते हैं। वो रात को आकर देखेंगे, क्योंकि उसने जो चुड़ैल बताई थी वो झांग यानयान से बहुत मिलती जुलती थी। फिर उसने डरते डरते मुझे चाबी दे दी। रात को मैं सबको बुला लाया, उन्हें पूरा मामला संक्षेप में बताया। क्यों झुनकी ने कहा कि कहीं ये बड़ी बहन का तेरी दोस्त के जरिए हमें इस बंगले में बुलाने की चाल तो नहीं है। मैंने सिर हिलाकर नकार दिया। भले ही वो एक घिनौना प्रेत हो, वो ये नहीं जान सकती थी कि मेरी दोस्त कौन है। खास बात ये है कि ये बंगला नया बना है, शायद सच में नीचे कुछ दफन है। फिर मैंने बंगले का दरवाजा खोला और सबको उस जगह ले गया जो मेरी दोस्त ने बताई थी। फिर हमने फ्लोर उखाड़ा और नीचे से एक बॉक्स निकला। बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें एक लाल चादर थी और उसमें से भयंकर ठंडक निकल रही थी। ये देखकर क्यों झुनकी डर से चिल्ला उठी। हम सब जल्दी से विंडो की तरफ देखे तो हम वहीं ठिठक गए। पता नहीं कब बाहर भूतों के धोखे से अंधेरा छा गया था। हमने समझा कि झांग यानयान ने ये करतब किया है। तभी हान नुआन ने हमें बताया, ये तुम लोगों की बताई, उस झांग यानयान की करतूत नहीं हो सकती। ये इस लाल चादर का कमाल है। मैंने जल्दी से उससे पूछा, इसका क्या मतलब है? मैं पक्का कह सकता हूँ, तेरी दोस्त ने जिस औरत का सपना देखा वो झांग यानयान नहीं, बल्कि इस चादर की मालकिन है। हम लाल चादर के साथ उसकी मालकिन को भी बाहर ले आए हैं। अब सिचुएशन ठीक नहीं है। ये सुनकर मुझे लगा कि मैं समझ गया वो क्या कहना चाहती है, मगर अगले ही पल लाल चादर अचानक हवा में उड़ने लगी। सबके पसीने छूट गए। हान नुआन ने जेब से मोबाइल निकाला, तेजी से कुछ बटन दबाए, फिर मोबाइल हमें दिखाया। ऊपर बहुत सरल शब्द लिखे थे, मगर वो भी रूह कंपा देने वाले थे। बिल्कुल मत बोलना। मैंने कसकर मुंह बंद कर लिया, आवाज न करने की कोशिश कर रहा था। लाल चादर धीरे धीरे मेरे पास से गुजरी और क्यों झुनकी के सामने जाकर रुकी। फिर उसमें से एक इंसान धीरे धीरे प्रकट हुआ। उसका चेहरा देखते ही क्यों झुनकी चीख पड़ी और नीचे गिर गई। साहब, क्या मैं खूबसूरत हूँ? वो क्यों झुनकी को देखकर ये सवाल पूछ रही थी, और स्वाभाविक रूप से क्यों झुनकी से ही पूछ रही थी। डर के मारे हम तीनों चुपचाप रहे और क्यों झुनकी उस चुड़ैल को भयभीत होकर देखती रही। उसने कांपते हुए सिर हिलाया। चुड़ैल अचानक हंस दी। उसने अपना चेहरा सहलाया। मेरा तो चेहरा ही नहीं है। तूने कैसे कहा कि मैं खूबसूरत हूँ? झूठ बोलने वाले की जीभ उखाड़ लेनी चाहिए। चुड़ैल की बात सुनकर क्यों झुनकी बुरी तरह डर गई। उसने जल्दी से कहा, नहीं। ये शब्द सुनते ही चुड़ैल ने अचानक अपनी जीभ बाहर निकालकर चाटा। जब मैं खूबसूरत नहीं हूँ तो अपनी खाल मुझे दे दे, मैं पक्का खूबसूरत बन जाऊंगी। क्यों झुनकी का चेहरा पीला पड़ गया। वो जल्दी से मुड़कर भागना चाहिए, मगर हमारी निगाहों में वो एक ही जगह पर दौड़ रही थी और बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। बहुत घबराई और डरी हुई लग रही थी। उसे भूतों ने धोखा दिया था। ये लाल चादर वाली चुड़ैल आखिर कितनी खतरनाक थी। तभी चुड़ैल ने एक हाथ बढ़ाकर क्यों झुनकी की पीठ पर पंजा मारा। उसी पल क्यों झुनकी के कपड़े फट गए। फिर चुड़ैल ने उसका पूरा चेहरा जिंदा खींच लिया। नई खाल लगाने के बाद चुड़ैल हमारी तरफ मुड़ी। सही है ना, मैं खूबसूरत हूं ना? जब हमने कोई जवाब नहीं दिया तो चुड़ैल फिर से बुदबुदाई, ये ठीक नहीं है, मेरा चेहरा और अंग अभी भी पूरे नहीं है। फिर उसने क्यों झुनकी के सारे अंदरूनी अंग निकालकर खाली कर दिए और हमसे उन्हें लगाने में मदद करने को कहा। हम तीनों बुरी तरह कांप रहे थे। हाँ, नुआन ने अचानक हाथ उठाकर कहा कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चुड़ैल के अंग ठीक से लगा देने के बाद उसका चेहरा धीरे धीरे एक खूबसूरत औरत में बदल गया। तभी चुड़ैल ने अचानक मुझसे पूछा कि क्या मैं खूबसूरत हूँ, और मैं हाँ नुआन की वार्निंग भूल गया। कुछ बेसुध होकर बोला, इतनी खूबसूरत की यकीन नहीं होता। बोलते ही मुझे पसीना आ गया। मैं कितना उतावला हो गया। एक चुड़ैल के जाल में फंस गया। चुड़ैल ने मेरा डर देखा तो बोली, चिंता मत करो, वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आखिरकार ये बॉक्स हमने ही निकाला और उसे एक अच्छी खाल भी दिलवाई। हान नुआन ने देखा कि चुड़ैल
सच में हमें नुकसान पहुंचाने वाली नहीं है? तो उसने धीरे से पूछा, भूत 36 प्रकार के होते हैं क्या? चुड़ैल ने बताया कि वो मोहक प्रेत है। मैं जिंदा थी तो टैंग डायनेस्टी की एक फेमस वेश्या थी। उस समय का राजकुमार मेरा गाना सुनने का बहुत शौकीन था। पता नहीं कैसे हम दोनों में प्यार हो गया, मगर एक दिन राजकुमारी लोगों को लेकर वैश्यालय में घुस आई और मेरा चेहरा नोच लेने का आदेश दिया। फिर राजकुमार को जबरदस्ती वापस ले गई। मैं उस समय सच में राजकुमार से प्यार करती थी, इसलिए राजकुमारी के महल में उसकी खबर लेने गई। तो बताया गया कि राजकुमार ने राजकुमारी के महल में फांसी लगा ली है। ये सोचकर कि मेरा साहब मर चुका है, मैंने भी जीना बेकार समझा। उसी के साथ जान देना चाहा, मगर राजकुमारी को मुझसे अब भी नफरत थी। उसने अंदाजा लगा लिया कि मैं राजकुमार के पीछे जाऊंगी, इसलिए रात को मेरे घर में घुस आई। मेरे सारे अंदरूनी अंग निकाल दिए और राजतांत्रिक से मेरी आत्मा और इस लाल चादर को इस बॉक्स में बंद करवा दिया। आगे जो कुछ हुआ तुम सब जानते हो, और तुम्हारी बदौलत ही मैं बाहर निकल पाई और अपनी सूरत वापस पा सकी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। ये लाल चादर थोड़ी अनलकी है, तुम इसे ले सकते हो, इसे मेरी तरफ से रिवॉर्ड समझो, और इस आदमी की नाराजगी का मैं भी इंतजाम कर दूंगी, तुम निश्चिंत रहो। इतना कहकर चुड़ैल वहां से सीधे चली गई। हमने राहत की सांस ली। लगता था कि ये मोहक प्रेत सच में हमें नुकसान पहुंचाने वाली नहीं थी, मगर ये मोहक प्रेत आखिर कितनी पावरफुल थी कि उसे धूप से भी डर नहीं लगता था। अक्सर चुड़ैलों से पंगा लेने वाले जानते हैं कि भूत 36 प्रकार के होते हैं, और जो सबसे आगे होते हैं वो उतने ही पावरफुल होते हैं। इसलिए जो जितना आगे वाला चुड़ैल होता है उससे उतना ही दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो छोटी चुड़ैल जियाओ वू की तरह कमजोर नहीं होती और उतनी आसानी से बहलाई नहीं जा सकती। बस तू पहले जैसी चुड़ैल झांग यानयान के साथ सोया, वो गुस्सैल प्रेत थी, 27वें नंबर पर आती थी, जबकि ये मोहक प्रेत 9th नंबर पर है। हान नुआन नुआन की बात सुनकर मैंने ठंडी सांस ली। ये मोहक प्रेत आखिर कितनी खतरनाक थी। अच्छा हुआ अभी मैंने कोई हरकत नहीं की, नहीं तो झांग यानयान के आने का इंतजार भी न करना पड़ता, मैं सीधे खत्म हो जाता। तभी हान नुआन नुआन ने मेरे हाथ में लाल चादर की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे ये चादर चाहिए, कृपया मुझे दे दो। जहां तक झांग यानयान के मामले की बात है, इस मोहक प्रेत की बदौलत मैं गारंटी देती हूँ कि तुम सेफ रहोगे। झांग यानयान का तुमसे कोई खास बैर नहीं है, और तुम तो उसे छुड़ाने वाले भी हो। वो तुम्हें इसलिए टारगेट कर रही थी क्योंकि तुमने क्यू झुनकी के साथ मिलकर उसका सामना किया था। अब तुम लोग ऐसा करना। पूरी प्लान सुनने के बाद मैं चौंक गया। हालांकि क्यू झुनकी को मैं अपना साथी नहीं मानता था, मगर ऐसा करना बहुत क्रूर नहीं होगा। हान नुआन नुआन ने ठंडे स्वर में कहा, तरीका मैंने बता दिया है, करना या न करना तुम्हारी मर्जी। मैंने और वांग मिंगे ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर दांत पीसकर मंजूरी दे दी। रात होने के बाद वांग मिंगे ने निर्देशानुसार सारी प्रिपरेशंस कर ली और हान नुआन नुआन ने आत्मा बुलाने के लिए ब्रश तैयार किया। जब समय आधी रात का हुआ, हान नुआन ने हमें लाइट्स बंद करने को कहा। उसने ब्रश उस बॉक्स में डाला जिसमें क्यू झुनकी की लाश थी। ब्रश पर क्यू झुनकी का खून लग गया। फिर उसने खून से सने ब्रश से दीवार पर लिखना शुरू किया, क्योंकि वेस्ट की दीवार या पेड़ पर खून से मृतक की बर्थ चार्ट लिखने से उसके दुश्मन भूतों को देखने का लालच मिलता है, मगर जिस पेड़ पर फांसी लगी हो उस पर नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि उससे दूसरे भूत भी आ जाते हैं। मैं और वांग मिंगी ने हैरानी से देखा। हमें लगा जैसे कुछ सीख मिली हो। 2.5 मिनट बाद दीवार पर लिखे अक्षरों से अचानक रोशनी निकलने लगी। हान नुआन ने आंखें खोली और धीरे से बोली, आ गई, दीवार पर देखो। तभी झांग यानयान सिर के बल स्पाइडर की तरह दीवार से चिपकी हुई थी। वो गौर से हमारे जमीन पर रखे सूटकेस को देख रही थी। हान नुआन ने मेरे शोल्डर पर हाथ रखा और जोर से बोली, ली है, चूंकि गलतफहमी है तो अब तू जाकर समझा दे। मैंने गहरी सांस ली और डरते डरते झांग यानयान के सामने जा पहुंचा। पिछली बार तुझसे गलतफहमी हुई थी, सच में मुआफी चाहता हूँ। तुझे मनाने के लिए हम क्यों झुनकी की लाश ले आए हैं। झांग यानयान ने सुनकर कहा कि ये पूरी नहीं है। मैं घबरा गया। उसका कहने का क्या मतलब है? क्या उसका मतलब क्यों झुनकी की लाश से है, या फिर उसे लगता है कि उसने अभी रिवेंज पूरा नहीं लिया? तभी हान नुआन भी आगे आकर समझाने लगी, ये पूरी कैसे हो सकती है? तू उसकी बड़ी बहन है और उसने तेरे साथ ऐसा किया। उसका विवेक तो सच में कुत्ते खा गए, इसलिए हमने उसके अंदरूनी अंग निकालकर कुत्तों को खिला दिया। झांग यानयान ने सुनकर आसमान की तरफ देखकर जोर से हंसी। कहा, बिल्कुल सही कहा, उसका विवेक तो सच में कुत्ते खा गए। तुमने बहुत अच्छा किया। मैं थोड़ा सेटिस्फाइड हुआ और सोचा कि शायद इसी के साथ ये मामला खत्म हो जाएगा, मगर फिर झांग यानयान ने कहा कि वो अभी भी मुक्त नहीं हुई है, इसलिए मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती, क्योंकि भूतिया क्लास उसे तड़पा रही है। उनके गुस्से के कारण वो हर दिन बहुत दर्द में रहती है, और दर्द में रहने पर वो लोगों को मारती है। चूंकि तू भी भूतिया क्लास का एक मेंबर है, इसलिए मुझे तुझे मारना ही होगा। मैं डर के मारे उछल पड़ा और जल्दी से हाथ हिलाकर मना किया। हालांकि मैं भूतिया क्लास का मेंबर हूँ, मगर मेरे मन में तेरे लिए जरा भी गुस्सा नहीं है। मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं। भूतिया क्लास के हर एक को मैं नष्ट कर दूंगी। झांग यानयान ये कहकर सीधा मुझ पर झपटी। सौभाग्य से हान नान ने लाल चादर से उसे रोक दिया। तू ली हे को नहीं मार सकती। इस चादर की मालकिन का ली हे से कुछ लेना देना है। अगर तूने उसे मारा तो इस चादर की मालकिन भी तुझे नहीं छोड़ेगी। इस लाल चादर को देखते ही झांग यानयान का चेहरा बदल गया और वो बुरी तरह कांपने लगी। ये चादर आखिर है क्या? मैं तो उसके पास जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही। तभी हान नान ने अचानक सॉल्यूशन बताया। चूंकि बात भूतिया क्लास की है तो हम इस पर बात कर लेते हैं। अगर ली हे 1 साल के अंदर भूतिया क्लास को खत्म कर दे तो तू उसे न मारे,
ऐसा करेगी। झांग यान यान ने कुछ पल सोचकर मंजूरी दे दी। ऐसा ही हो, अगर 1 साल बाद भी मैं बहुत दर्द में रही तो लीहे को मारने आ जाऊंगी। मैंने उसे जाता देख तो घबरा गया और जल्दी से झांग यान यान से पूछा, तू जाने से पहले ये तो बता दे, झांग जिहाओ का तुझसे क्या रिश्ता है? उसने पिछली बार तेरी हेल्प क्यों की? झांग यान यान ने मुझे देखा और कहा, कुछ चीजें तू नहीं जान सकता, खासकर भूतिया क्लास और चेन। मगर ये कहते कहते वो गायब हो गई। इससे मैं बहुत नाराज हुआ। फिर से ये चेन शब्द, पहले झांग जिहाओ ने भी मुझे यही क्लू दिया था। उसने भी एक चेन छोड़ा था मगर आगे कुछ नहीं बता पाया था। उसने अभी जो कहा उसका क्या मतलब है? चेन क्या? तुम्हें कुछ पता है? हान नान नान ने सिर हिलाकर ना कहा। उसने मुझसे कहा कि फिलहाल इस बारे में मत सोचो, पहले सामने वाली प्रॉब्लम सुलझाओ। फिर उसने मुझे बताया कि अब सबसे इंपॉर्टेंट है पुण्य कमाना, क्योंकि पुण्य से भूतिया क्लास के भूतों का गुस्सा शांत किया जा सकता है। अब जब मैं भूतिया क्लास में हूँ, मेरी पॉजिटिव एनर्जी कमजोर होती जा रही है और स्पिरिचुअल इंसिडेंट्स भी बढ़ रहे हैं। अगर मैं भूतों की प्रॉब्लम सुलझाने में हेल्प करूँ तो पुण्य जमा होगा और भूतिया क्लास का गुस्सा कम होगा। अगर नहीं कर सका तो? मैं अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि चुड़ैल ने मेरी बात काटते हुए कहा, अगर नहीं कर सका तो मार डालूंगी। मैं डर के मारे पसीना पसीना हो गया और जल्दी से हाथ हिलाकर कहा कि बात करके देखते हैं। फिर चुड़ैल ने अपनी जिंदगी की कहानी सुनाई। मेरे पति बाहर औरत पालता था, मुझे पता चला तो मैंने उससे हंगामा किया। उस हत्यारे ने हैमर से मेरा सिर कुचलकर मार डाला, मेरी लाश घर के बेसमेंट में छिपा दी। मैं चाहती हूँ कि तू पुलिस में कंप्लेंट करवा दे। बस इतना सा काम। मुझे थोड़ा अजीब लगा। झांग अमे के सामने ही फोन करके पुलिस को सूचना दे दी। झांग अमे ने मुझे बहुत बहुत थैंक्स किया और कहा कि वो अपने बेटे को सपने में बोलेगी कि वो मुझे कुछ थैंक्स के पैसे दे। उसके जाने के बाद मैंने राहत की सांस ली। सच में नहीं सोचा था कि भूत मुझसे इतना आसान काम करवाएगा। मैंने सोचा इसी के साथ बात खत्म हो जाएगी, मगर सोचा नहीं था कि सच में लगातार भूत मेरे पास हेल्प मांगने आते रहेंगे। कुल 3 भूत आए, एक मिडिल एज्ड आदमी, एक छोटी बच्ची, एक बूढ़ी औरत। उनकी मनोकामनाएं पूरी करने के बाद वांग मिंगी घर आकर मुझे एक काम दे गई जिसमें 15,000 रुपीज कमीशन मिलना था। पूछा कि क्या मुझ में इंटरेस्ट है? इतना ऊंचा कमीशन जरूर मुश्किल होगा ना। मैंने अभी इस काम में हाथ डाला है, क्या मुझे पहले थोड़ी विद्या सिखा सकती हो? वांग मिंगी ने सिर हिलाया और एक प्राइस लिस्ट निकाली। मैंने लेकर देखा तो आंखें फटी रहीं। ये प्राइसेस इतनी बेतुकी हैं, ये तो सीधा ठगना है। वांग मिंगी ने भी मजबूर होकर जवाब दिया, उस बूढ़े के यहाँ दाखिल होना भी तेरी बदनसीबी है। अगर किसी और गुरु के यहाँ होता तो सीखने की कीमत 10वां हिस्सा भी ना होती। मगर तू चिंता मत कर, आगे बहुत टाइम है, कुछ न कुछ सीख ही जाएगा। बस ये काम बहुत आसान है। बस एक फार्म हाउस में फांसी लगाने वाले भूत की बात है। इस तरह सुइसाइड करने वाले भूतों में आमतौर पर ज्यादा गुस्सा नहीं होता। इसे हल करना बहुत आसान है। ये सुनकर मैं निश्चिंत हो गया। फिर मैं चुड़ैल को साथ लेकर फार्म हाउस पहुंचा। सोचा नहीं था कि मालिक मेरा पुराना सहपाठी निकलेगा। सहपाठी ने बताया, असल में वो भूत फांसी पर लटका नहीं था, बल्कि मारकर ऊपर लटका दिया गया था। मैं चौंक गया। अब मैं कंफ्यूज्ड हो गया कि मना करूं या हिम्मत करके कर गुजरूं। अगर मना कर दिया तो पुराने सहपाठी के सामने बदनामी होगी। पुराने सहपाठी ने मुझे झिझकते देखा तो तुरंत कहा कि वो निजी तौर पर मुझे एडिशनल 10,000 देगा। ये सुनकर मैंने खांसा और कहा कि सहपाठी का ख्याल करके इस बार कर देता हूँ। कमरे में आकर मैंने चुड़ैल से पूछा, ज्याओ वू, क्या तू उस भूत की ताकत भांप सकती है? चुड़ैल ज्याओ वू ने कहा कि वो भूत ज्यादा ताकतवर नहीं है, उसमें उससे भी कम गुस्सा है। मैं खुश हो गया। ज्याओ वू से भी कमजोर भूत तो बेकार ही होता है ना। मगर 2 पल भी खुश नहीं हुआ था कि दरवाजे पर चीख पुकार सुनाई दी। मैं बाहर भागा तो देखा कि पुराने सहपाठी के सामने एक काली परछाई है। वो डर के मारे जमीन पर बैठा कांप रहा था। मैं तुरंत गया और उसे उठाकर पहले कमरे में जाने को कहा, बाकी मैं संभाल लूंगा। उसके जाने के बाद मैं तलवार लेकर धीरे धीरे काली परछाई के पास गया। मरने के बाद यहाँ क्यों रुका है? अगर तुझे कोई शिकायत है तो मुझसे कह सकता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा। काली परछाई का रोना अचानक बंद हो गया। मैंने मन ही मन सोचा, क्या सफल हो गया। अगले ही पल वो काली परछाई मेरी तरफ आने लगी और बार बार कह रही थी कि तू मेरी हेल्प नहीं कर सकता, हेल्प नहीं कर सकता। ज्याओ वू ने तुरंत मेरे सामने आकर शील्ड बना ली। फिर पीछे मुड़कर बोली, तू ठीक है ना? मुझे नहीं पता कि अभी अचानक उसका गुस्सा इतना क्यों बढ़ गया। तभी वो भूत फिर से झपटा। ज्याओ, वो तुरंत रोकने लगी। मुझे लगा जैसे पीछे से सर्द हवा आई। पीछे मुड़कर देखा तो वो भूत मेरे पीछे आ गया था। फिर उस भूत ने मेरी लाइफ फ्लेम पर फूंक मारी। ये देखकर ज्याओ वू को गुस्सा आ गया। उसने उस भूत पर एक थप्पड़ मारा और उसे दूर पटक दिया। ज्याओ वू ने जल्दी से मुझे पकड़ा जो गिरने वाला था। फिर जेब से चुड़ैल के दूध की शीशी निकालकर मेरे मुंह में डाल दी। उसने इतनी जोर से दूध पिलाया कि मैं उसमें डूबते डूबते बचा। मैंने मुंह पहुंचा और ज्याओ वू को पकड़कर नीचे जाने लगा। पता नहीं वो भूत फिर से पीछे आ गया। मैंने तुरंत लाइटर निकालकर बगल के पर्दे में आग लगा दी। उस भूत का असली रूप सामने आ गया। मैंने तलवार निकालकर उस पर वार किया। वो भूत चीख पड़ा और घुटनों के बल गिरकर माफी मांगने लगा। मैंने तुरंत कहा, मैंने पहले ही कहा था, अगर तुझे कोई शिकायत है तो मुझसे कह सकता है। अगर मैं तेरी हेल्प कर सका तो जरूर करूंगा। फिर मैंने ज्याओ वू से आग बुझाने को कहा। उस भूत ने देखा कि मैं कोई बुरा नहीं हूं तो बताया, मेरी गर्लफ्रेंड शी जियाक्सुए और उसकी सहेली में एक कार रेस को लेकर झगड़ा हो गया था, इसलिए मैं उन दोनों को घुमाने ले गया था। मैं भी चाहता था कि दोनों में कॉम्प्रोमाइज हो जाए। मेरी गर्लफ्रेंड की सहेली का नाम जूयू था। उस रात एक बड़ी रेस का न्योता आया था। उस समय मेरी गर्लफ्रेंड के मन में बहुत जेलोजी हुई। दोनों में बहस हो गई। कौन जानता था कि बहस इतनी बढ़
बढ़ जाएगी। मैं रोकता रहा मगर नहीं रुकी। मेरी गर्लफ्रेंड ने गलती से जूयू को दूसरी मंजिल से धक्का दे दिया। जूयू का सिर पहले जमीन पर लगा और वो वहीं मर गई। उस समय हम सब डर के मारे बेसुध थे। मैंने अभी पुलिस बुलाने की सोची थी कि मेरी गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया, कहा कि प्रूफ मिटा देने चाहिए। मैं ऐसा करने को तैयार नहीं था, मगर सोचा नहीं था कि वो इतनी निर्दयी होगी। फिर उसने पुलिस के सामने सरेंडर करने से पहले एक बार और प्यार कर लेने के बहाने मुझे मार डाला। इतना ही नहीं, उसने मुझे कमरे में लटका भी दिया और खुद भाग निकली। ये सुनकर मैं चौंक गया। इस हिसाब से जूयू भी जरूर एक गुस्सैल प्रेत बन गई होगी। अगर उसे यहीं रहने दिया तो वो भी लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। जियाओ वू ने मुझसे कहा कि ये सब मत कर, पैसे लेकर यहाँ से निकल जा। उस लेवल के घिनौने प्रेत से हमारा सामना नहीं होगा। नहीं, अगर मैं जानता हूँ कि कोई भूत किसी को नुकसान पहुंचा रहा है और उसे नहीं रोकता तो इससे मेरे पुण्य पर बुरा असर पड़ेगा। क्या तू हमें जूयू की लाश तक पहुंचा सकता है? उस भूत ने पीछे पहाड़ की तरफ इशारा करते हुए कहा। मेरी मौत के बाद मैंने देखा कि वो उसकी लाश घसीटते हुए उस पहाड़ की तरफ गई। शायद वहीं कहीं दफना दिया होगा। मैं तुम्हें बस पहाड़ के मुंह तक पहुंचा सकता हूँ। मैंने फैसला किया कि उसी भूत से मुझे वहां ले चलने को कहूंगा। मंजिल पर पहुंचने के बाद उस भूत ने अचानक कहा, तुम लोग संभल कर जाना। मैंने जूयू को मरते समय हमेशा शिजियाक्सुए के पीछे पीछे गहरे जंगल की तरफ जाते देखा था। उसका गुस्सा बहुत ज्यादा लग रहा था। बात खत्म होते ही जियाओ वू ने मुझसे जल्दी से गुरु की उस शिष्या को बुला लाने को कहा। मैंने कहा अब उन्हें बुलाने पर भी टाइम नहीं बचेगा, लगता है हिम्मत करके ही आगे बढ़ना होगा। फिर मैं जियाओ वू को साथ लेकर पहाड़ की तरफ चल दिया। रास्ते में मैंने जियाओ वू से पूछा, क्या तुझे कोई नेगेटिव एनर्जी महसूस हो रही है? जियाओ वू का चेहरा इस पहाड़ में आने के बाद से ही उतरा हुआ था। लगातार महसूस हो रही है, अगर तू सीधा चलता रहे तो पहुंच जाएगा। जियाओ वू की बात सुनकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि मेरे सामने अब कोई रास्ता नहीं था। मेरे सामने एक छोटी सी खाई थी। ऐसा लगता है कि शी जियाक्सुए जूयू की लाश घसीट कर यहाँ लाई और फिर नीचे फेंक दिया। मैंने गंभीर होकर कहा, फिर हमें एक बार नीचे जाना ही होगा और जूयू की लाश पर काले कुत्ते का खून डालना होगा। जियाओ वू ने ये सुना तो घबरा गई। तू क्रेजी है, ये तो खाई है, हालांकि बहुत ऊंची नहीं है, मगर अब नीचे क्या है कुछ पता नहीं। और तू क्या मुझे नीचे जाकर खून डालने को बोलेगा? मैंने ध्यान से सोचा, फिर सामने एक पेड़ देखा। मुझे एक उपाय सूझ गया। मैंने जियाओ वू से टॉर्च पकड़कर रास्ता दिखाने को कहा। मैं इस पेड़ के सहारे नीचे उतर गया। जैसे ही मैं नीचे पहुंचा, खून की एक बूंद मेरे शोल्डर पर गिरी, मगर मुझे इसका पता नहीं चला। जब मैंने ऊपर देखा तो मेरी आंखें फटी रह गईं, क्योंकि ऊपर पेड़ की डाल पर एक मरी हुई खोपड़ी फंसी हुई थी। फिर अगले ही पल वो खोपड़ी अचानक नीचे गिर पड़ी। मैं डर के मारे पीछे हट गया। लगता है यही जूयू की लाश होगी, इतनी बुरी हालत में है। शी जियाक्सुए को उससे कितनी नफरत थी। जियाओ वू की बात सुनकर मैं घबरा गया। साफ था कि जूयू के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे और बात ये थी कि मैं उसके सारे अंग ढूंढ पाता या नहीं, और मेरे पास जितना काला खून था शायद वो भी कम पड़ जाए। अब क्या करूं, आगे बढ़ूं? मेरे पास काला खून और तलवार है। अगर लाश नहीं मिली तो सीधे उसकी आत्मा से ही निपटना होगा। कुछ ही कदम चला था कि जियाओ वू ने अचानक मुझे चुप रहने का इशारा किया और मुझे खींचकर बगल की झाड़ियों में छिपा लिया। मुझे बिल्कुल न बोलने का इशारा किया, फिर मुझ पर जोर से फूंक मारे। दूध पीने के बाद जियाओ वू डरते हुए बोली, अगर मेरा अंदाजा गलत नहीं है, वो दो चुड़ैलें शी जियाक्सुए और जूयू ही हैं। जब तक वो एक दूसरे की लाश खाने में लगी हैं, हम जल्दी से भाग जाए। ली है, तू सुन मेरी बात, ये मामला बिल्कुल तेरे बस का नहीं है। मैंने जियाओ वू से पूछा, ये क्या बात हुई? एक दूसरे की लाश खाने का क्या मतलब है? बात खत्म होते ही दोनों चुड़ैलों ने अचानक मेरी झाड़ी की तरफ देखा। मुझे और जियाओ वू को पसीना आ गया। अगले ही पल मैं जियाओ वू को पकड़कर तेजी से भागा। काफी दूर भागने के बाद मैंने जियाओ वू से पूछा कि भूतों का लाश खाने का क्या मतलब है? जियाओ वू ने समझाया, दोनों ने एक दूसरे की लाश खा ली है, इसका मतलब दोनों के बीच कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं बचा है। दुश्मन की लाश खाकर वो अपना गुस्सा और बढ़ा लेंगे। ये मामला हम मत उठाई, उनकी स्पीड के हिसाब से 3 दिन में खत्म कर लेंगी। यही एक टाइम है जब हम उनका सामना कर सकते हैं, क्योंकि लाश खत्म करने के बाद वो एक दूसरे को खाने की कोशिश करेंगी, तब उनकी नेगेटिव एनर्जी और बढ़ जाएगी। मतलब वो लाश खाकर अपनी नेगेटिव एनर्जी और गुस्सा बढ़ा रही हैं। हमें भी 3 दिन के अंदर ही कुछ करना होगा। जियाओ वू ने सिर हिलाकर कहा, इतना आसान नहीं है, उनका गुस्सा बहुत ज्यादा है, इतना कि एक दूसरे को खत्म करना चाहती हैं। अगर हमने इस बीच दखल दिया तो शायद दोनों एक साथ हम पर टूट पड़े। ये सुनकर मैंने गहरी सांस ली और तुरंत साधु को फोन लगाकर सारी बात बता दी। पता नहीं साधु ने कहा कि उस घिनौने प्रेत से निपटने के लिए जूयू की आंख ढूंढनी होगी और पूरे मामले की तह तक जाना होगा। फोन रखने के बाद मैंने जल्दी से जियाओ वू को आंख ढूंढने में हेल्प करने को कहा। जियाओ वू को थोड़ा गुस्सा आया, मगर फिर भी मेरे साथ ढूंढने लगी। जल्द ही जियाओ वू ने झाड़ियों से एक आंख उठा ली। फिर मैंने वो काली आंख एक ग्लास में डाली और जियाओ वू से ग्लास में थोड़ी लार डालने को कहा, क्योंकि साधु ने कहा था कि भूत की लार से आंख भिगोने पर पूरा मामला समझ में आ जाएगा। मुझे हैरानी हुई कि भूत की लार लाल रंग की होती थी और लार में भीगने के बाद उस आंख की पुतली पर भी थोड़ा लाल रंग चढ़ गया और वो पुतली और भी चमकदार होती गई, एक जीम की तरह। अगले ही पल उस आंख से चुड़ैल की लाश फेंके जाने का दृश्य दिखाई देने लगा। जूयू की लाश को
शी जियाक्सुए ने घसीटते हुए गहरे जंगल में ले जाया और उस खाई पर पहुंचने के बाद शी जियाक्सुए ने फल का चाकू निकालकर लाश के टुकड़े करने शुरू कर दिए और लाश के टुकड़े खाई के नीचे फेंक दिए। शी जियाक्सुए ने फल का चाकू एक तरफ फेंक दिया और इसी समय एक अजीब घटना घटी। जुयू का भूत अचानक शी जियाक्सुए के पीछे आ गया। फिर उसने वही फल का चाकू उठाकर शी जियाक्सुए के गले में भोंक दिया। देखने के बाद मैं हैरान रह गया, सच में सोचा नहीं था जुयू ने इस तरह अपना रिवेंज ले लिया। कोई वंडर नहीं कि भूत बनकर भी वो एक दूसरे को नहीं छोड़ रही थी। फिर मैंने फोन करके साधु को सारी बात बता दी। साधु ने बताया कि ये दोनों चुड़ैलें सिर्फ घिनौने प्रेत नहीं है, इनसे निपटना बहुत मुश्किल है, मगर एक तरीका है, क्योंकि अलग अलग भूतों से निपटने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कि गुस्सैल प्रेत हो तो या तो उसका वध कर दो या उसका गुस्सा शांत कर दो, और मुझमें जुयू का वध करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए मुझे उसका गुस्सा शांत करना होगा। और इस तरह के भूत से निपटने का तरीका है उन्हें यह समझाना कि जेलसी करने जैसी कोई बात नहीं थी, यानी उनके मन की गांठ खोलनी होगी। मगर अगर मैं उन दोनों चुड़ैलों के दिल का गुस्सा दूर करना चाहता हूँ तो एक बहुत खतरनाक काम करना होगा, और वो है आत्मा बुलाना। आज मैं तुझे आत्मा बुलाने का एक नया तरीका बताता हूँ। रात को पहाड़ पर जाकर जुयू की खोपड़ी को गले लगाकर सोना और लगातार मंत्र का जाप करना। ऐसा करने से भूत सपने में आएगा। मैंने ये सुना तो मेरा रंग उड़ गया। ये तरीका सुनकर मेरे पैर कांप गए। सच में इतने अजीब तरीके से आत्मा बुलाने के बारे में कभी नहीं सुना था, मगर साधु ने ऐसा कहा तो पक्का काम करेगा। मैंने साधु से पूछा कि अगर उस समय जुयू ने मुझ पर हमला कर दिया तो क्या होगा? साधु ने कहा, फिर तेरी काबिलियत पर डिपेंड करेगा। उसने ये भी कहा कि अगर मैं इस बार का कमीशन आधा छोड़ दूं तो वो वांग मिंगी को एक जान बचाने वाला तंत्र मंत्र देने को कह सकता है। मैं मजबूरन मान गया। मन ही मन उस बूढ़े पुजारी को गाली दे रहा था। पिछले जन्म में शायद ये भूख से मरा था क्या? फिर मैं फार्म हाउस लौट आया और पूरा दिन सोया। रात को वांग मिंगी एक चीज लेकर आई। मैंने खोल कर देखा तो एक बदबूदार बनियान थी। वांग मिंगी ने बताया कि ये काले कुत्ते के खून, मुर्गे के खून और किसी परोपकारी के दिमाग के रस में भिगोई हुई बनियान है। इसे अंदर पहनने से चुड़ैल के हमले से बचाव होगा। उसकी बात सुनकर मैंने 1 सेकंड में पहन ली। तभी वांग मिंगई ने सिर झुकाकर आह भरी। गुरु ने मुझे तुम्हारे साथ जाने की परमिशन नहीं दी, नहीं तो मैं भी तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर सकती थी। मेरा दिल भर आया। मैंने कहा कोई बात नहीं। फिर उसे जोर से गले लगाकर एक किस लिया। जब मैंने हाथ बढ़ाकर उसकी कमीज के बटन्स खोलने लगा तो उसने हाथ से मुझे थोड़ा रोका और कुछ गंभीर होकर बोली, मुझे छूना है तो पहले रात को सही सलामत वापस आ जा।